वेलकम टू नॉवल ऑफ वर्ल्ड। कहानियों की एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। एक नया युग। अभिराज विशाल सिंहासन की ओर सावधानी से कदम बढ़ा रहा था। हर पदचाप उस विशाल हॉल में एक धीमी, अशुभ ड्रमबीट की तरह गूंज रही थी। उसकी छाया तलवार कमर से लटकी थी, लेकिन वह अंधेरे में लिपटी आकृति से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। पहली नजर में वह छाया अजीब सी गोलमटोल लग रही थी। भारी भरकम, लगभग मोटी। यह क्या बकवास है? उसने आंखें सिकोड़ी और जैसे ही वह पास आया, सिंहासन की गहरी छायाएं धीरे धीरे हट गईं। आकृति और अधिक प्रभावशाली नहीं हुई, बल्कि और अधिक हास्यास्पद हो गई। और फिर अंतिम कुछ मीटरों में सच्चाई उसके सामने आ गई। अभिराज मुंह खोले वहीं रुक गया। सिंहासन पर एक पांडा बैठा था। एक पांडा सिंहासन पर बैठा था, जिसका मोटा पेट शाही अंदाज में पार की हुई टांगों पर टिका था और काले कान एक शाही तिरस्कार के साथ फड़फड़ा रहे थे। वह खुद को रोक नहीं पाया। शब्द तोप के गोले की तरह उसके मुंह से निकले। यह क्या मजाक है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पांडा चौंकाने वाली फुर्ती से सिंहासन से कूदा और ठीक उसके सामने आ गिरा। उसके पंजों ने संगमरमर के फर्श पर एक खोखली गूंज के साथ थपकी दी। बेशर्म मूर्ख! पांडा दहाड़ा। उसकी गहरी आवाज गुंबददार हॉल में गूंज उठी। तुम गुरुपो की उपस्थिति में खड़े हो। अभिराज ने पलक झपकाए, फिर से पलक झपकाए। गुरुपो? वह कुंग फू पांडा। मैं गुरुपो हूँ। पांडा गरजा, अपनी रोमिल छाती फुलाते हुए। तुमने मेरी पवित्र उपस्थिति में इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन तुम अभी भी एक पांडा ही हो, है ना? पांडा की आंखें घातक दरारों में सिमट गईं। उसने अपना गला साफ किया, स्पष्ट शर्मिंदगी में 2 बार खांसा। खांसी, खांसी। वैसे चलो इसे भूल जाओ। उसने अपना लबादा सीधा किया, जिसके बारे में अभिराज को यकीन था कि वह उसकी ठुड्डी के नीचे अटका एक नैपकिन मात्र था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। 50 लाख साल से। अभिराज का माथा सिकुड़ गया। क्या 50 साल? पांडा ने चिढ़ में एक पंजा पटका। 50 लाख? क्या तुम्हें सामान्य हिंदी समझ नहीं आती? यह समझना मुश्किल है कि एक पांडा इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह सकता है, अभिराज ने सावधानी से कहा, अपने सीने में उठ रही उन्मादी हंसी को दबाते हुए। मैं पांडा नहीं हूँ, गुरुपो ने झल्लाकर कहा। मैं सर्वोच्च एआई गुरुपो हूँ। सर्वोच्च हूँ? अभिराज ने एक भौं उठाए। ठीक है, मैं हूँ सर्वोच्च अभिराज। क्या तुम मुझे अपना उचित परिचय दोगे, ओ सर्वोच्च गुरुपो? पांडा ने सूंघा और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। मुझे मेरे स्वामी, ब्रह्मांडीय भगवान स्यकारियन वॉस इथराइल ने 50 लाख साल पहले इस ग्रह पर भेजा था। स्यकारियन वॉस इथराइल। अभिराज ने नाम को अपनी जुबान पर घुमाया। यह प्रभावशाली रूप से आडंबरपूर्ण लगता है। होना ही चाहिए, गुरुपो ने गरिमापूर्ण गंभीरता से उत्तर दिया। मेरे स्वामी जीवित प्राणियों में सबसे पूजनीय हैं। वह दर्जनों आकाशगंगाओं पर राज करते हैं। अभिराज ने त्योरी चढ़ाई। तो वह अभी भी जीवित हैं? हाँ, एक ब्रह्मांडीय भगवान का जीवन काल ऐसे युगों तक फैला होता है जिनकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, गुरुपो ने कहा। बस 50 लाख साल ही हुए हैं। यदि तुम परीक्षाओं में सफल हो जाते हो, तो तुम मेरे स्वामी से मिल पाओगे। अभिराज ने धीरे से सांस छोड़ी। इस विचार से वह बहुत छोटा महसूस करने लगा। यहाँ क्यों? उसने एक पल बाद पूछा। पृथ्वी पर क्यों? गुरुपो की नजरें नर्म पड़ गईं। मेरे स्वामी का एक सपना है अपने शिक्षाओं के योग्य शिष्यों को इकट्ठा करना। उन्होंने ऐसी दुनियाओं के लिए आकाशगंगाओं को खंगाला जिनमें संभावित जीवन रूप थे। ऐसी हर दुनिया के लिए उन्होंने 50 क्षेत्रों का एक बैच भेजा, जिनमें से एक विरासत क्षेत्र है। जैसे ये वाला। तो यह महल? अभिराज ने बुदबुदाया। यह विरासत क्षेत्र है, गुरुपो ने पुष्टि की। बाकी उन 39 क्षेत्रों में जिन पर तुम इंसानों ने ठोकर खाई है, वे पूरक हैं। उनमें एक साधारण व्यक्ति को तार्किक स्तर के जीवन रूप में विकसित करने के लिए खजाने और ज्ञान है। अभिराज ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। तुमने 50 लाख साल कहा। तुम इतने समय तक यहाँ इंतजार करते रहे? हाँ। गुरुपो की आवाज धीमी हो गई। मेरा निर्माण इंतजार करने के लिए हुआ था, जब तक कि इस ग्रह पर एक ऐसा प्राणी पैदा नहीं हुआ जो इस दहलीज को पार करने के योग्य हो। अभिराज चुप हो गया। इस सब की विशालता एक कफन की तरह उस पर छा गई। गुरुपो की आंखें अंधेरे में चमक उठीं। शुरुआत में पृथ्वी वह नहीं थी जो तुम अब देखते हो। तुम्हारे लोगों से बहुत पहले यहाँ एक और सभ्यता थी, एक जिसकी तकनीक तारों को प्रतिद्वंद्वी करती थी। उनके पास कई शक्तिशाली अस्तित्व थे, आज जीवित किसी भी चीज से कहीं परे। लेकिन वे एक प्रलय के शिकार हो गए। इसने उन्हें महज कुछ दिनों में मिटा दिया। वे जो कुछ भी थे, मिट गए, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। अभिराज ने इसकी कल्पना की। टावर ढह रहे हैं, आसमान जल रहा है, महासागर पूरे महाद्वीपों को निगल रहे हैं। तुमने उन्हें मरते हुए देखा? उसने धीरे से पूछा। हाँ, गुरुपो ने कहा। मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। उन्हें कभी भी इस शक्ति को विरासत में नहीं लेना था। जब वे गिर गए, मैंने इंतजार किया। युग बीत गए, पृथ्वी बंजर पड़ी रही, कोई बुद्धिमान जीव पैदा नहीं हुआ। जब तक
अंत में मानवता। तो तुमने अब तक इंतजार क्यों किया? अभिराज ने पूछा। पहले क्षेत्रों को क्यों नहीं जारी किया? क्योंकि उस प्रलय ने इस दुनिया को ब्रह्मांड की बड़ी धाराओं से बंद कर दिया था, गुरुपो ने समझाया। ये पूरा सौरमंडल सील था। 50 साल पहले तक, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा फिर से उभरी, जब सील कमजोर हुई, तो मैंने उन क्षेत्रों का बैच तुम्हारे ग्रह पर जारी कर दिया। तो वे खंडहर? सही, गुरुपो ने गंभीरता से कहा। वे पिछली सभ्यता के अवशेष हैं। उनके पास उनकी रक्षा करने का भी समय नहीं था, बस मिटा दिए गए। अभिराज के विचार घूम गए। वह विदेशी जहाज जो मानवता को मिला था, वे सभी असंभव अवशेष जिन्होंने इतिहास की किताबों को फिर से लिखा, ये सब यहाँ से जुड़ा था। वह जहाज जो पहले खोजा गया था, क्या वह भी तुम्हारे स्वामी का काम था? नहीं, गुरुपो ने कहा। वह एक व्यापारी पोत था, जो पिछली सभ्यता के साथ व्यापार करने आया था। जब वे नष्ट हो गए, तो जहाज बदलती परत के नीचे दब गया। वह रुका, अभिराज की अभिव्यक्ति का अध्ययन करते हुए। क्या तुम अब समझते हो? वह सब जिसे तुम खंडहर और क्षेत्र कहते हो, या तो पुरानी सभ्यता के अवशेष हैं या मेरे स्वामी के उपहार। तुम्हारे लोग उन्हें अलग बताने के लिए बहुत छोटे थे। अभिराज ने धीरे से सांस छोड़ी। तो तुम्हारे स्वामी ने ये सब क्षेत्र भेजे, सिर्फ एक शिष्य खोजने के लिए? हाँ, एआई ने कहा। एक शिष्य जो कठिनाई से पैदा हुआ हो। मेरे स्वामी का मानना है कि जो लोग बंजर दुनियाओं में पले बड़े हैं, जहां कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, वे एक समृद्ध सभ्यता के किसी भी लाड़ प्यार वाले वारिस की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। अभिराज ने अपनी बाहें मोड़ ली, इस बात को अपने दिमाग में उतरने दिया। बंजर दुनियाएं अटूट इस्पात गढ़ती हैं। तो उसने अंत में कहा, तुमने कहा कि वह एक ब्रह्मांडीय भगवान थे। इसका क्या मतलब है वास्तव में? गुरुपो की आवाज धीमी, लगभग श्रद्धालु हो गई। ब्रह्मांडीय भगवान ऐसे साधक होते हैं जिन्होंने शक्ति की साधारण सीढ़ियों को पार कर लिया है। उनके साधना क्षेत्र वहीं से शुरू होते हैं जहां तुम्हारे समाप्त होते हैं। सम्राट से परे ग्रहीय क्षेत्र आता है, फिर तारकीय क्षेत्र, ब्लैक होल क्षेत्र, आकाशगंगा क्षेत्र, और अंत में स्वयं ब्रह्मांडीय भगवान क्षेत्र। एक ब्रह्मांडीय भगवान का महज विचार तारों, यहां तक कि पूरी आकाशगंगाओं को वाष्प में बदल सकता है। अभिराज ने घूंट भरा। कल्पना से परे शक्ति के आदी हो चुके किसी व्यक्ति के लिए भी यह विनम्र करने वाला था। क्या ब्रह्मांडीय भगवान विकास का अंत है? अभिराज ने पूछा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसके अंदर एक दरवाजा खुलता हुआ प्रतीत हुआ, एक दरवाजा किसी विशाल और भयावह चीज पर। पांडा ने नाक से सांस छोड़ी। ब्रह्मांड वह नहीं है जिसे तुम समझ सकते हो, लड़के। स्वाभाविक रूप से और भी महान अस्तित्व हैं, लेकिन हम उनके बारे में लापरवाही से बात नहीं कर सकते। अभिराज ने पहचान में सिर हिलाया। फिर उसने फिर से पूछा, आवाज शांत। यहाँ हमें प्रशिक्षित करने के लिए सीधे किसी को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि नियति थोपी नहीं जा सकती, गुरुपो ने कहा। तुम्हें इसके लिए खुद पहुंचना होगा। मेरे स्वामी का मानना है कि एक सच्चे उत्तराधिकारी को अपनी नियति का दावा करना चाहिए, न कि उसे सौंपा जाना चाहिए। उसे एक प्रतिभा और एक नियत आत्मा दोनों होना चाहिए। अभिराज ने पांडा के गंभीर चेहरे का अध्ययन किया। पहली बार उसे मनोरंजन से परे कुछ महसूस हुआ, आश्चर्य की एक वास्तविक भावना। और इतने समय से? अभिराज ने बुदबुदाया। तुम यहीं हो, बस इंतजार कर रहे हो। मुझे इंतजार करने के लिए बनाया गया था, गुरुपो ने बस कहा। यही मेरा उद्देश्य है। उस शांत स्वीकृति में कुछ ऐसा था जिसने अभिराज को बहुत दुखद लगा। अब क्या होगा? उसने पूछा। गुरुपो ने अपना सिर झुकाया। ये तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम परीक्षाओं में सफल हो जाते हो, तो विरासत क्षेत्र और उसके सभी खजाने तुम्हारे हो जाएंगे। इस दुनिया से परे का ज्ञान, किसी भी चीज से अधिक गहन तकनीकें जो तुमने देखी हैं, मार्गदर्शन जो तुम्हें एक दिन तारों के बीच खड़ा कर सकता है। और अगर मैं विफल रहा? अभिराज ने पूछा। तो तुम चले जाओगे, गुरुपो ने कहा। इस जगह की तुम्हारी स्मृति सील कर दी जाएगी, और मैं फिर से इंतजार करूंगा, जब तक कि कोई और नहीं आता। अभिराज ने सिर हिलाया। एक ब्रह्मांडीय भगवान से एक विरासत कुछ भी खराब नहीं। ये निश्चित रूप से खेती के भविष्य के रास्ते को खोल देगा, जो अब सम्राट स्तर पर सील लग रहा था। वह अपनी खुद की सेना भी बना सकता था। उसे अब यकीन था, ब्रह्मांड में अनगिनत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय सभ्यताएं थीं। उनके बीच पृथ्वी महासागर में एक अकेली बूंद मात्र थी। यहां तक कि एक आकाशगंगा भी ब्रह्मांड में महज एक दाना थी। और पृथ्वी पहले ही एक प्रलय का सामना कर चुकी थी जिसने उनकी तुलना में कहीं अधिक मजबूत सभ्यता को नष्ट कर दिया था। ब्रह्मांड खतरों से भरा था। वह अहंकार का जोखिम नहीं उठा सकता था जब तक कि वह सब कुछ और सबके ऊपर खड़ा नहीं हो जाता। उसने गुरुपो को देखा। परीक्षाएं क्या हैं? इस बीच बाहरी दुनिया में आसमान बिना किसी चेतावनी के गहरा गया। गरज की आवाज आई। महासागर पर्वताकार लहरों के साथ मथने लगा। सभी सुपर शहरों में अलार्म बज उठे। एक ग्रेड 5 जानवर ज्वार। 30 साल पहले का महान युद्ध एक लेवल 6 जानवर ज्वार था। हर महानगर में दहशत फैल गई। समुद्री राक्षस सैकड़ों हजारों तटों की ओर बढ़ रहे थे।
ड्रैगन और लियोन ने अपनी आंखें खोलीं। क्या हो रहा है? ड्रैगन ने बुदबुदाया, आवाज तंग। समुद्री जानवर ज्वार। इस समय क्यों? वे दोनों स्थिति को पहली नजर में देखने के लिए बाहर भागे। ये सिर्फ समुद्री राक्षस नहीं थे। जमीन के जानवर और पक्षी जानवर भी पागल हो गए थे, जैसे उन्हें किसी तरह का बुलावा मिला हो। सभी सैन्य और नागरिक मार्शल कलाकारों को अग्रिम पंक्ति में बुलाया जा रहा था। सैकड़ों हजारों में योद्धा स्तर के जानवर, मास्टर स्तर के जानवर, ग्रैंड मास्टर स्तर के जानवर। पृथ्वी पर हर रक्षात्मक उपाय एक साथ सक्रिय हो गया। एक अपार्टमेंट में एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए था। माँ, क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, उसने फुसफुसाया, आवाज कांप रही थी। लेकिन चिंता मत करो, माँ यही है। तुम्हारे पिताजी राक्षसों से लड़ने गए हैं। कुछ नहीं होगा। ऐसे दृश्य हर जगह सामने आए। विरासत क्षेत्र के अंदर अभिराज को अपने क्लोन के माध्यम से अलर्ट मिला। उसने अपना माथा रगड़ा। क्या चल रहा है? क्या यह मेरा नायक आभा है या कुछ और? जिस पल मैंने इस जगह पर कदम रखा, हरामखोर पागल हो गए। कितनी परेशानी है। लेकिन उसने सांस छोड़ी, स्थिर। स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है। वे इसे संभाल सकते हैं। मुझे बस ये परीक्षा जल्दी से पूरी करनी है। अभिराज ने पहले ही पांडा से परीक्षा के बारे में पूछा था। गुरुपो ने उसे टावर दिखाया। यह उस युद्ध टावर जैसा दिखता था जिसे अभिराज ने शहर में देखा था, लेकिन इस टावर में 9 मंजिलें थीं, हर एक से एक भारी, दमनकारी आभा निकल रही थी। पांडा बोला, पहली मंजिल पर 10 लेवल 1 किंग जानवर हैं। दूसरी मंजिल पर 20 लेवल 2 किंग जानवर हैं। तीसरी मंजिल पर 30 लेवल 3 किंग जानवर हैं। और 9वीं मंजिल पर 90 लेवल 9 किंग जानवर हैं। तुम एक लेवल 1 किंग हो। तुम्हें बस दूसरी मंजिल को जीतना है ताकि तुम नाम के शिष्य बन जाओ, मतलब तुम्हें मेरे स्वामी से मिलने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन तुम उनके उपहार प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम चौथी मंजिल को जीत सकते हो, तो तुम एक बाहरी शिष्य बन जाओगे। जब तुम तार्कीय क्षेत्र तक पहुंच जाओगे, तो तुम्हें मेरे स्वामी से मिलने और वहां प्रशिक्षण लेने की अनुमति होगी। वह रुका, उसकी काली आंखें अभिराज पर टिकी थीं। यदि तुम 7वीं मंजिल को जीत सकते हो, तो मेरे स्वामी तुम्हें अपना निजी शिष्य बना लेंगे। ग्रहीय साधक बनने के बाद, तुम आगे की साधना के लिए मेरे स्वामी के पास जा सकते हो। और तुम किसी भी बल हथियार का उपयोग नहीं कर सकते, गुरुपो ने जोड़ा, अभिराज की कमर पर छाया तलवार को देखते हुए। अभिराज ने सिर हिलाया। ये काफी सीधा था। तो ये ब्रह्मांडीय भगवान केवल शुद्ध युद्ध क्षमता के आधार पर एक शिष्य लेना चाहता था। यह उचित था। कोई भी जो बाहरी बल हथियारों के बिना स्वाभाविक रूप से इंसानों से अधिक मजबूत राक्षसों को हरा सकता था, जो कि 7 स्तर भी ऊंचे थे, वास्तव में ऐसे ध्यान के योग्य एक राक्षस होगा। फिर उसने पूछा, 8वीं और 9वीं मंजिल के बारे में क्या? पांडा ने उसे गंभीरता से देखा। यदि तुम लेवल 8 को जीत सकते हो, तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानूंगा। वह रुका, फिर भारी आवाज में जारी रखा। जहां तक लेवल 9 की बात है, लेवल 1 किंग पर किसी के उन राक्षसों को हराने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये वे सामान्य जानवर नहीं हैं जिन्हें तुम अपने ग्रह पर देखते हो। ये शून्य जानवर हैं। वे तार्कीय क्षेत्र में पैदा होते हैं। उनके जीन इंसानों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि चरम नस्लों के जीन भी तुम्हारे जीन की तुलना में केवल 3 या 4 गुना अधिक मजबूत होते हैं। तो तुम इन राक्षसों की शक्ति की कल्पना कर सकते हो। लेवल 1 पास करना अधिकांश लोगों के लिए असंभव है। तुमने कहा कि वे तार्कीय क्षेत्र में पैदा होते हैं, अभिराज ने कहा। तो इस टावर में किंग क्षेत्र के जानवर क्यों हैं? गुरुपो ने उत्तर दिया, ये जानवर असली नहीं हैं। वे उनकी संरचना से बने संस्करण हैं। यहाँ एक लेवल 1 किंग इस ग्रह पर लेवल 1 मानव किंग्स की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है। अभिराज ने समझ में सिर हिलाया। अगर ऐसा है, तो तुम्हारे स्वामी के बहुत कम निजी शिष्य होंगे। पांडा ने कहा, वास्तव में नहीं। ब्रह्मांड विशाल है। अनगिनत विशेष लोग राक्षसों के रूप में पैदा होते हैं। एक ब्रह्मांडीय भगवान के रूप में मेरे स्वामी ऐसे प्राणियों की तलाश करते हैं, न कि यादृच्छिक साधारण लोगों की। हाँ, 20 साल से कम उम्र में किंग बनना प्रभावशाली है, लेकिन ये केवल परीक्षा का प्रयास करने की अनुमति के लिए योग्यता है। अभिराज ने फिर से सिर हिलाया। लेकिन 10 गुना मजबूत जीन हो या न हो, ये उसके सामने महज चींटियां थीं। उसे अब उन खजानों की जरूरत थी, विरासत, और अगर पांडा लेवल 8 को जीतने पर उसे गुरु के रूप में पहचान लेगा, तो और भी बेहतर। एक शक्तिशाली एआई होने से उसकी भविष्य की योजनाओं के लिए सब कुछ अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उसने छाया तलवार को धीरे से जमीन पर रखा, फिर टावर की ओर चलना शुरू कर दिया। पांडा की आंखों में प्रत्याशा की एक झलक थी। अगर अभिराज चौथी मंजिल को जीत सकता था, तो वह अंततः इस नीरस अस्तित्व को छोड़कर अपने स्वामी को देखने के लिए लौट सकता था। इस बीच शहर में सभी 10 सुपर शहर समुद्र की निगरानी के लिए उसके किनारे बनाए गए थे। सर्वनाश से पहले भी महासागर मानवता के लिए एक रहस्य था। सर्वनाश के बाद यह एक पूर्ण पहेली बन गया। वे कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने केवल 20 साल पहले उन जानवरों को देखा था।
जब उन्होंने जांच के लिए पनडुब्बियां, ड्रोन और रोबोट भेजने की कोशिश की, तो कुछ भी कभी वापस नहीं आया। ड्रैगन और लियोन बैरियर दीवार के ऊपर खड़े थे, समुद्र को देख रहे थे। विभिन्न प्रकार के समुद्री राक्षस सर्फ से बाहर निकल आए, विशाल झींगा मछली, राक्षसी स्क्विड, बख्तरबंद सांप। उसी समय जमीन के जानवर शहर के फाटकों की ओर चार्ज कर रहे थे। उड़ने वाले राक्षस आसमान को भर रहे थे। ये वही स्थिति हर सुपर शहर में सामने आ रही थी। जानवरों के स्तर ऊंचे नहीं थे, अधिकांश ग्रैंडमास्टर स्तर या उससे नीचे थे, लेकिन उनकी सरासर संख्या भयानक थी। सैकड़ों हजारों राक्षस हर शहर पर जमा हो रहे थे। मानवता के पास बस इतने मार्शल कलाकार नहीं थे। उनके पास योद्धा थे, लेकिन योद्धा इस पैमाने के जानवर ज्वार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। केवल मास्टर्स और उससे ऊपर के लोग ही सार्थक रूप से योगदान कर सकते थे। ड्रैगन बोला, उसकी आवाज गंभीर। लेवल 5 किंग से नीचे के सभी मार्शल कलाकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। उसका आदेश हर शहर तक पहुंचाया गया। लेवल 5 किंग से नीचे के मार्शल कलाकार, ग्रैंड मास्टर्स सभी तैनात होने लगे। रक्षा तंत्र सक्रिय हो गए। लेजर तोपें चार्ज होने लगी। जहां तक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों के भाग न लेने की बात थी, ये सरल था, वे ऊर्जा बचा रहे थे। ये केवल पहली लहर थी। किसी को नहीं पता था कि कितनी लहरें आएंगी। यहां तक कि सम्राटों को भी कदम उठाना पड़ सकता था। ड्रैगन ने सैन्य जनरलों को इस ज्वार के नेता का पता लगाने का भी आदेश दिया। केवल उसे हराकर ही हमले को रोका जा सकता था। जल्द ही एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। मार्शल कलाकार एक क्रूर हाथापाई में राक्षसों से टकराए। लड़ाकू जेट ऊपर से गुजर रहे थे, उड़ने वाले जानवरों को रोक रहे थे। आश्रय स्थलों में नागरिक एक साथ हडल थे। हंट स्टेट के बंकर में हर कोई जो मार्शल कलाकार नहीं था, मौजूद था। रोशनी और उसका परिवार भी वहीं था। हर कोई प्रोजेक्शन स्क्रीन पर स्थिति देख रहा था। ईरा ने दबी आवाज में पूछा, बड़े भाई अभिराज कहाँ हैं? रोशनी का दिल धड़क गया। अभिराज एलायंस हॉल गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। नंदिनी लगभग रो रही थी। अश्विन ने धीरे से उसके कंधों को गले लगाया। चिंता मत करो, अभिराज होशियार है, वह जानता होगा कि क्या करना है। इस बीच अलेक्जेंडर और अन्य मार्शल कलाकार पहले ही शहर की दीवार पर तैनात हो चुके थे। स्थिति अराजकता में थी। मार्शल कलाकार अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। चार्ल्स उस दिन ही आया था। वह कहीं और व्यस्त था, और उसके वापस आते ही जानवर ज्वार फट गया। शायद वह वास्तव में दुर्भाग्यशाली था। किंग्स राक्षसों को मारने में सबसे कुशल थे। उनके हर हमले में दर्जनों एक बार में मारे गए, लेकिन संख्या कम नहीं हो रही थी। उनकी सहनशक्ति और बल ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ड्रैगन ने भारी सांस ली। अगर यह जारी रहा तो उच्च अधिकारियों को कदम उठाना होगा। ज्वार अंतहीन था। सबसे निराशाजनक हिस्सा यह था कि वे अभी भी नेता को नहीं ढूंढ पा रहे थे। ड्रैगन ने उदास होकर सोचा, क्या यह उसका काम है? वह क्या चाहता है? एक और युद्ध? क्या वह अब कोशिश करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास रखता है? 2 घंटे बीत गए। गुप्त क्षेत्र के अंदर गुरुपो अपनी कृत्रिम आंखों के माध्यम से टावर में सामने आ रहे दृश्य को देख रहा था। वहां क्या चल रहा है? क्या किसी ने इस शापित टावर से छेड़छाड़ की? ये बंदा के सामने राक्षस मुर्गियों की तरह क्यों दिख रहे हैं? अभिराज पहले ही लेवल 6 पर था। वह स्पष्ट रूप से आनंद ले रहा था। उसने जानवरों को तुरंत पल्वराइज नहीं किया, बल्कि आराम से गति से उनसे लड़ना चुना। वह आराम से अभिव्यक्ति गुरुपो के लिए सबसे नर्व ब्रेकिंग चीज थी। जानवर पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी चीज की तरह नहीं दिखते थे। वे ब्रह्मांडीय शिकारी थे। ओब्सीडियन कार्पेस, उनके बख्तरबंद गले के साथ चमकते हुए गिल्स और काले दरांती जैसे पंजे वाले जीव। हर आंदोलन घातक इरादे को विकीर्ण करता था, एक जीवित हथियार की तरह। गुरुपो ने अपने कृत्रिम लार को सूखते हुए महसूस किया। धिक्कार है, क्या राक्षस है? इस निम्न स्तरीय ग्रह ने इस तरह के किसी को कैसे पैदा किया? अभिराज ने अपनी मानसिक शक्ति का एक हिस्सा अपने क्लोन पर केंद्रित किया। लगता है मुझे कदम उठाना होगा। बाहर की स्थिति गंभीर है। अभिराज के हर क्लोन में लगभग 36 मिलियन आधार विशेषताएं थीं, एक सामान्य लेवल 2 सम्राट के बराबर। उसने अपने 10 क्लोन भेजे, हर सुपर शहर में एक और घंटा बीत गया। जानवर ज्वार अभी भी धीमा नहीं हुआ था। लेवल 5 से ऊपर के मार्शल कलाकार पहले ही युद्ध के मैदान में तैनात हो चुके थे। उच्च पदस्थ रक्षकों को पसीना आने लगा। लियोन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। क्या मानवता वास्तव में इतनी कमजोर है? ये केवल निम्न स्तरीय राक्षस हैं। ठीक उसी समय जब ड्रैगन सम्राटों को लड़ाई में शामिल होने का आदेश देने वाला था, एक चकाचौंध रोशनी आसमान में फैल गई। एक अकेला व्यक्ति युद्ध के मैदान के ऊपर मंडरा रहा था। चमकीले, निर्बाध कवच में सिर से पैर तक ढका हुआ, वह किंवदंती से उतरा हुआ एक प्राणी जैसा दिखता था। सभी आंखें उसकी ओर मुड़ गईं। चार्ल्स ने महसूस किया कि उसका दिल उसकी छाती में जकड़ गया है। वह कवच, वे हैं। हर स्क्रीन पर कैमरे ने जूम इन किया। वह आकृति प्रकाश विकीर्ण कर रही थी, इसलिए वह इतना आंखें पकड़ने वाला लग रहा था।
वह एक आराम से तरीके से हवा में खड़ा था, हाथ उसकी पीठ के पीछे। 300 तैरते हुए चाकू भौतिक हुए आकृति के चारों ओर एक सही कक्षा बना रहे थे। हर ब्लेड एक घातक चांदी की चमक के साथ चमकता था। युद्ध के मैदान में एक क्षणिक खामोशी छा गई। फिर बख्तरबंद आकृति ने एक हाथ उठाया, जैसे एक कमांडर एक आदेश दे रहा हो। चाकू चले। वे असंभव गति के साथ भीड़ के माध्यम से फैल गए, आंख से तेज राक्षसों के माध्यम से काट रहे थे। ग्रैंडमास्टर जानवर गीले कागज की तरह अलग हो गए। वही दृश्य सभी 10 सुपर शहरों में चला। हर आसमान में एक बख्तरबंद आकृति राज कर रही थी, ब्लेड सही एकता में नृत्य कर रहे थे। 5 मिनट के लिए राक्षसों को खरपतवार की तरह काटा गया। स्थिति नियंत्रण में आ गई। फिर बख्तरबंद आकृति की शांत आवाज गूंज उठी, इसे मुझ पर छोड़ दो। जाओ आराम करो, तुमने अच्छा किया है। उस आवाज के बारे में कुछ ऐसा था जिसने हर रक्षक को प्रभावित किया, जैसे उन्होंने स्वयं ड्रैगन से एक आदेश सुना हो। वे अनजाने में पीछे हटने लगे। बनकरों में लोग रोए। उसने मिनटों में स्थिति पर नियंत्रण कर लिया, जैसे ये कुछ भी नहीं था। वह कौन है? किसी ने फुसफुसाया। ड्रैगन दृश्य देख रहा था, उसकी आंखों में आश्चर्य था। यह आदमी कौन है? लियोन ने धीरे से सांस छोड़ी। वे एक रहस्यमय संगठन से संबंधित हैं। वे पहली बार कुछ दिन पहले आधार नगर 5 के पास दिखाई दिए थे। उनमें से एक ने शहर को लेवल 9 किंग राक्षस से भी बचाया था जिसने हमला किया था। हम उन्हें ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें नहीं ढूंढ पाए। ये सब कुछ ही दिनों में हुआ। ड्रैगन ने पूछा, काफी हैरान। गुप्त क्षेत्र में गुरुपो ने अपने आलीशान गाल पर कृत्रिम पसीने की एक बूंद को लुढ़कते हुए महसूस किया। अभिराज लेवल 8 पर कदम रखा था। उसकी आंखें शांत थीं, उसकी चाल स्थिर। क्या मुझे वास्तव में उसे गुरु कहना होगा? गुरुपो ने चुपचाप सोचा, ये कैसे संभव है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस ग्रह पर केवल 50 साल पहले फिर से उभरी। इतने कम समय में ऐसा राक्षस कैसे प्रकट हो सकता है? अभिराज को सभी से समर्थन चाहिए। उसे एक ग्रहीय क्षेत्र का पावरहाउस बनने के लिए संसाधनों की जरूरत है। मैं उसकी ओर से आप सभी को अग्रिम में धन्यवाद देता हूं। नो माउथ फेस। अभिराज ने अभी अभी स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन जानवर अभी भी समुद्र से अंतहीन रूप से बाहर आ रहे थे। अभिराज ने सोचा, एक बार यह बकवास खत्म हो जाए तो मैं 3 दिनों तक लगातार एक समुद्री भोजन उत्सव मनाऊंगा। धिक्कार है, मैं जल्द ही उस महासागर सम्राट कमीने को भी पकाऊंगा। उड़ने वाले चाकू का उपयोग करने से उसकी बल ऊर्जा का उपभोग नहीं हुआ, केवल मानसिक ऊर्जा का, और वह एक चीज थी जिसकी उसे कमी नहीं थी। तो कीमा बनाया हुआ मांस पहले से ही एक विशाल पहाड़ी में ढेर हो गया था। जबकि अभिराज शाप दे रहा था, जानवर ज्वार अचानक पीछे हटना शुरू हो गया। हर कोई हैरान था। अंत में वे शापित चीजें वापस वहीं जा रही थी जहां से वे आए थे। खांसी ठीक है, वापस महासागर में। अभिराज जंगल में गायब होने वाला था, लेकिन तभी उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। रुको। अभिराज जानता था कि यह गहरी आवाज किसकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने एक गहरी आवाज में जवाब दिया, अध्यक्ष, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। कृपया मुझसे कुछ भी न पूछें। आपका दिन शुभ हो। फिर वह गहरे जंगल में गायब हो गया। ड्रैगन ने भी आगे पीछा नहीं किया। अभिराज के सभी क्लोन पीछे हट रहे थे, लेकिन सुपर शहर 6 से किसी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि वह बहुत सावधान था और अभिराज उसे नोटिस नहीं करेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि अभिराज के हर क्लोन का मानसिक डोमेन लगभग पूरे सुपर शहर को कवर करता था। तो उसने स्वाभाविक रूप से उस आदमी को नोटिस किया। यह आदमी कौन है? ओह, हम इसके बारे में देखेंगे। उसने और भी तेज उड़ना शुरू कर दिया। अनुयायी को अब साथ रखना मुश्किल हो रहा था। अभिराज ने नाक से सांस छोड़ी। एक तुच्छ लेवल 1 सम्राट मुझे फॉलो करने की कोशिश कर रहा है जब मैंने विशेष रूप से सभी को नहीं करने के लिए कहा था। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाता तो मैं अभिराज नहीं हूंगा। अभिराज के सभी क्लोन को सुपर शहर 6 से एक सम्राट के उसका पीछा करने की खबर मिली। तो वे सभी उस स्थान की ओर उड़ने लगे। वे पहले उसके इरादे पूछेंगे और अगर वह आदमी ठीक से जवाब नहीं दे सका, ही वे उसे पीटेंगे। 10 बनाम 1। 10 में से हर एक उससे अधिक मजबूत था। इरास्मस इस व्यक्ति की गति से चौंक गया था। एक किंग इतनी गति कैसे रख सकता है? भले ही उसकी शक्ति खजानों या कुछ और के माध्यम से दोगुनी हो, ये गति गंभीरता से एक सम्राट से संबंधित है। क्या यह आदमी एक सम्राट है? नहीं, मैंने उनकी लड़ाई देखी। अगर वह एक सम्राट होता तो उन्हें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। शायद ये कुछ गुप्त तकनीक है जो उसे किसी खंडहर या कहीं से मिली है। उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। इस बीच गुप्त क्षेत्र में अभिराज ने 8वीं मंजिल पर अंतिम राक्षस को मार डाला। गुरुपो उसे खाली देख रहा था। कोई रास्ता नहीं। इस बंदे ने वास्तव में ये कर दिया। मुझे अब से उसे गुरु कहना होगा। ये ब्रह्मांडीय भगवान द्वारा बनाया गया नियम था। अगर कोई लेवल 8 मंजिल को जीत सकता था तो उन्हें अपना मुफ्त निजी एआई मिल जाएगा। एआई की कई पीढ़ियां थीं।
गुरुपो एक 10वीं पीढ़ी का था जो अकेले एक पूरी आकाशगंगा के डेटा को बनाए रखने में सक्षम था और समय के साथ विकसित हो रहा था। वह 11वीं पीढ़ी के कगार पर था। यह एआई सबसे अच्छा उपहार था जो एक शिष्य को मिल सकता था। लेकिन अभिराज नहीं रुका। वह लेवल 9 खत्म करने और इतिहास बनाने जा रहा था। जब गुरुपो ने ये देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह आदमी क्या कर रहा है? उसने पहले ही लेवल 8 खत्म कर लिया और मुझ पर पूरा नियंत्रण पा लिया। वह दिखाना चाहता है। पो ने ठंडी सांस छोड़ी। फिर उसे कुछ दर्द महसूस करने दो। उसने टावर के दर्द सेंसर खोले और उन्हें 10% पर सेट कर दिया। अभिराज इस बकवास के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने लेवल 9 विलुप्त होने का उपयोग किया और 90 लेवल 9 किंग स्तर के अंतरिक्ष जानवरों को पल्वराइज कर दिया। पांडा की आंखें चौड़ी खुली थीं। गुरु को घुटनों के बल गिर पड़ा। गुरु, आपका प्यारा एआई आपकी सेवा में है। वह पूरी तरह से आश्वस्त था। एक किंवदंती को गुरु कहना बिल्कुल भी बुरा नहीं था, ये सबसे अच्छा भी था। जब वह उनसे मिलेगा तो वह अन्य एआई के सामने दिखावा कर पाएगा। लेकिन अभिराज लेवल 9 खत्म करने के बाद बाहर नहीं आया। कमरे में एक प्रोजेक्शन दिखाई दिया। यह एक मानव आकार की आकृति थी जिसका चेहरा प्रकाश में ढका हुआ था। प्रोजेक्शन बहुत बड़ा था, इसलिए अभिराज असली व्यक्ति के सटीक आकार का अनुमान नहीं लगा सका। आदमी ने अपना सिर नीचे किया और अभिराज को देखा। मैं स्यकारियन वॉस इथराइल हूँ, इस विरासत क्षेत्र का मालिक। बधाई हो, लड़के, लेवल 9 टावर पास करने के लिए। ये दूसरी बार है जब किसी ने ऐसा किया है। दूसरी बार, अभिराज ने त्योरी चढ़ाई, लेकिन पो ने मुझे बताया कि किसी ने कभी ऐसा नहीं किया था। आदमी ने कहा, हाँ, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुम अपने वरिष्ठ भाई से मिल पाओगे। अभिराज को लगा जैसे आदमी अचानक रोशनी के नीचे मुस्कुराया, एक बहुत ही मिलनसार मुस्कान। किसी कारण से उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। अभिराज ने संकोच नहीं किया। आपका सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली शिष्य अभिराज गुरु को प्रणाम करता है। प्रोजेक्शन में आदमी ने अपने मुंह के कोने पर थोड़ा सा मरोड़ महसूस किया। कितना बेशर्म कमीना है। लेकिन उसने शांति से जारी रखा, एक बार जब तुम ग्रहीय क्षेत्र में कदम रखोगे तो तुम्हारा एआई तुम्हें मेरे निवास स्थान पर मार्गदर्शन करेगा। मैं तब एक अंतरिक्ष सुरंग बनाऊंगा। जहां तक लेवल 9 पास करने के लिए तुम्हारे इनाम की बात है, मैं तुम्हें एक कौशल दे रहा हूं। प्रोजेक्शन गायब हो गया। एक कौशल पुस्तक अभिराज के हाथ में भौतिक हुई। लघु समय टेलीपोर्ट, शॉर्ट टाइम टेलीपोर्ट। यह अभिराज को 100 मीटर के दायरे में टेलीपोर्ट करने की अनुमति देगा। अभिराज ने खुशी में सिर हिलाया। वह पहले से ही इस क्षमता के अपग्रेडेड संस्करण की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर अभिराज ने अपने मन में पूछा, हे सिस्टम, ये बंदा ब्रह्मांडीय भगवान साइको या कुछ और एक कमीना है ना? तुमने ये कैसे पता लगाया? सिस्टम से एक संदेश आया। यह एक वृत्ति है, तुम कह सकते हो। वह आदमी हर जगह से नियत लोगों को इकट्ठा कर रहा है। मुझे यकीन है कि वह कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है। हमेशा की तरह सही। अभिराज मुस्कुराया लेकिन और कुछ नहीं कहा। वह टावर से बाहर आया। पो अभी भी घुटनों के बल बैठा था। घुटनों के बल बैठा एक मोटा पांडा बल्कि ऐतिहासिक लग रहा था। अभिराज ने उसके प्यारे गाल को नोचने की इच्छा को रोक लिया। अभिराज को बाहर आते देख पो ने ऊपर देखा और खुशी मनाई, गुरु, बधाई हो। उसने प्यारा कहा। अभिराज का मुंह मरोड़ गया। क्या वह अभी एक अहंकारी बदमाश नहीं था? अब उसे देखो, कितना प्यारा काम कर रहा है। खड़े हो जाओ, पो। तुम्हें मुझे गुरु कहने की जरूरत नहीं है। मुझे बॉस कहो। हाँ, बॉस। पो ने एक सलामी दी। ठीक है, अब देखते हैं कि मैंने कौन सा पुरस्कार जीता, ही। बाहर, गहरे जंगल में, जहां सैटेलाइट कैमरे नहीं देख सकते थे, अभिराज का क्लोन रुक गया। उसने कहा, तुम काफी समय से मेरा पीछा कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि बाहर आने का समय आ गया है? एरास्मस, एक नकाब में ढका हुआ, उभरा। तुम्हारी सहज ज्ञान तीक्ष्ण है। वैसे भी, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा संगठन क्या है, और मैं तुम्हें जीने दूंगा। अभिराज ने कुछ मनोरंजन के साथ उसे देखा। दूसरों से पूछने से पहले अपना परिचय देना उचित शिष्टाचार है, तुम्हें नहीं लगता, बूढ़े आदमी? अभिराज ने पहले ही पता लगा लिया था कि यह लेवल 1 सम्राट कौन था। सुपर शहर 6 में 3 सम्राट थे, एक एलायंस से संबंधित था, एक लेवल 5 सम्राट, विंस परिवार में एक लेवल 4 सम्राट और दूसरा एशेफोर्ड परिवार से एक लेवल 1 सम्राट। कुछ दिन पहले, अभिराज ने एक एशेफोर्ड युवा मास्टर को नष्ट कर दिया था। इसलिए उसने आज एशेफोर्ड परिवार का अनुमान लगाने के लिए कुछ अतिरिक्त मानसिक शक्ति का उपयोग किया था। लेकिन वह यहाँ क्यों है? वह नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। लड़के, तुम सिर्फ एक किंग हो। मेरे सामने अहंकारी मत बनो। अब मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम वही थे जो उस दिन आधार नगर 5 में मौजूद थे? क्या तुमने उस राक्षस को मार डाला? फिर कुछ अभिराज के दिमाग में क्लिक हुआ। तो एशेफोर्ड उस दिन के हमले के लिए जिम्मेदार थे। क्या बेवकूफ है, मैंने अभी तक जांच भी नहीं की थी, और यहाँ अपराधी कबूल करने आता है। क्या मुझे उसे मारना चाहिए?
नहीं, तब ड्रैगन सोच सकता है कि मैं एक दुष्ट संगठन से हूं और मेरा शिकार करने की कोशिश कर सकता है। मैं वास्तव में उससे लड़ना नहीं चाहता। वह मेरी कमान के तहत एक महान जनरल हो सकता है, लेकिन अभिराज उसे आसानी से जाने नहीं देगा। सभी 9 अन्य क्लोन बाहर निकले। इरास्मस चौंक गया और एक कदम पीछे हट गया। उसने उनकी उपस्थिति को बिल्कुल भी नहीं समझा था। उन 10 ने उसे कोई मौका भी नहीं दिया। वे सभी एक साथ उस पर चार्ज हुए। इरास्मस आखिरकार एक सम्राट था। वह उनके अपमान पर क्रोधित हो गया और तुरंत हमला कर दिया। उसने पृथ्वी के स्पाइक्स, आसमान से उल्कापिंडों का आह्वान किया, सभी एक बार में, हर किसी को नष्ट करने का इरादा रखते हुए। लेकिन अभिराज के क्लोन ने पलक भी नहीं झपकाए। वे एक पल में उसके सामने दिखाई दिए और अपना पूरा दबाव जारी कर दिया। उस क्षण इरास्मस जानता था कि वह पूरी तरह से फंस गया था। उसने भागने की कोशिश की। धड़ाम, एक लात उसकी पीठ पर ठीक से उतरी। वह फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ा। फिर अंतिम पिटाई शुरू हुई, घूंसे, लात, थप्पड़। यह एक सुंदर ताल थी, एक स्वर्गीय धुन। इरास्मस ने अपने शरीर के चारों ओर बल का आह्वान करके खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये कुछ भी नहीं किया। सुरक्षात्मक कोटिंग क्षणों में गिर गई। पिटाई जारी रही। इरास्मस रोने लगा। कृपया मुझे जाने दो, मैं गलत था, मैं एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हूँ। मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें 1% दे सकता हूँ। अभिराज एक पल के लिए रुक गया। इरास्मस ने सोचा कि उसने सफलतापूर्वक आपदा को रोक दिया है, लेकिन फिर पिटाई और भी तेज हो गई। इरास्मस रोने के कगार पर था। हिट्स नरक की तरह महसूस हुई, असहनीय रूप से दर्दनाक। 20 मिनट के बाद उसने आखिरकार रोना शुरू कर दिया। उसके मुंह से लार टपक गई और उसकी नाक से सूंड निकल गई क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत से दया की भीख मांगी। सुपर शहर 1 में ड्रैगन ने उन समुद्री राक्षसों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। वे एक दावत करेंगे। ड्रैगन भी एक भावुक आदमी था। उसने अभिराज के समान एक जुनून रखा। महासागर सम्राट, तुम कमीने। एक बार जब अभिराज उस क्षेत्र से बाहर आता है, तो तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे वहां से कुछ भी उपयोगी न मिले। या फिर, मैं तुम्हारे मोटे ऑक्टोपस पैरों को बारबेक्यू करूंगा। जंगल में, इरास्मस होश खो चुका था। उसका चेहरा काला और नीला था, गांठों से ढका हुआ था। वह पूरी तरह से दयनीय लग रहा था। अभिराज ने तरोताजा महसूस किया। उसने उसे नहीं मारा था क्योंकि उस दिन कोई नहीं मरा था, और इरास्मस बस एक चींटी था जिसे वह कभी भी, कहीं भी कुचल सकता था। अब से, वह उस परिवार को देखेगा। अगर उन्होंने उसे या उसके करीब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी किया, तो वह बिना किसी संदेह के एशेफोर्ड्स को नष्ट कर देगा। गुप्त क्षेत्र में, अभिराज अपने पुरस्कारों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पो ने उसे एक अंगूठी दी। अभिराज ने अंगूठी ली, अभी भी उम्मीद भरी आंखों से पांडा को देख रहा था। गुरु पो ने कहा, बस इतना ही, बॉस। बाकी चीजें वे शूरवीर हैं जिन्हें तुम देख रहे हो और अन्य जिन्हें तुमने बाहर देखा। अभिराज अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही वाक्य उसके दिमाग में संसाधित हुआ, उसका चेहरा काला हो गया, फिर नीला, फिर गुस्से से पीला। वह एक पागल ड्रैगन की तरह दहाड़ा, पो, तुम भ्रष्ट कमीने। तुमने मेरे सभी पुरस्कार खा लिए हैं ना? उन्हें अभी बाहर निकालो या फिर। अभिराज उस पर भागने वाला था, लेकिन पो एक जल्दबाजी में, घबराए हुए आवाज में बोला, बॉस, वह एक अंतरिक्ष अंगूठी है। सब कुछ अंदर है। हे, अभिराज मध्य चार्ज में रुक गया। अंतरिक्ष अंगूठी, वह पौराणिक चीज वास्तव में मौजूद है। उसने एक अंतरिक्ष अंगूठी होने का सपना देखा और बोझ के बिना सब कुछ ले जाने का सपना देखा। आखिरकार वह अपना सपना हासिल कर सकता था। वह अजीब तरह से हंसने लगा। पो ने उन डरावनी नजर से अपने ऊपर गूज़बम्स महसूस किए। अभिराज ने अपनी मानसिक शक्ति को अंगूठी में चैनल करने की कोशिश की। जिस पल उसकी चेतना ने इसे छुआ, उसकी जागरूकता एक अथाह शून्य में डूब गई। उसके सामने एक विशाल अंतरिक्ष फैला हुआ था, 20 किलोमीटर लंबा, 20 चौड़ा, 10 ऊंचा। वह पल भर के लिए पैमाने से अभिभूत हो गया। इस असीम विस्तार के भीतर अनगिनत खजाने ढेर हो गए और व्यवस्थित अराजकता में बिखरे हुए थे। कुछ आइटम इतने विदेशी थे कि अभिराज उनके उद्देश्य का अनुमान भी नहीं लगा सकता था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, अगर उसने इन संसाधनों का उपयोग किया, तो वह दुनिया को हिलाने के लिए पर्याप्त बड़ी सेना खड़ी कर सकता था। मार्शल कलाकार मजबूत होने के लिए संसाधनों पर निर्भर थे। हर कोई उसकी तरह एक विसंगति नहीं था, राक्षसी गति से प्रगति कर रहा था। बाहरी सहायता के बिना, सबसे प्रतिभाशाली साधक भी कछुए की गति से आगे बढ़ेंगे। हथियारों की पंक्तियों पर पंक्तियां घातक ऊर्जा के साथ धड़क रही थी, एक दबाव उत्सर्जित कर रही थी जो इतना दमनकारी था कि उसके दिल को धड़का दिया। वहां अकल्पनीय शक्ति के प्राकृतिक खजाने थे, यहां तक कि पूरे स्थान क्रिस्टलीय वस्तुओं के अंदर सील थे, चुपचाप खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक क्रूर खुशी ने अभिराज की छाती को भर दिया। वह पो की ओर मुड़ा और मांग की, तुमने कहा कि मैंने बाहर जो शूरवीर देखे, उनका उपयोग किया जा सकता है। क्या वे स्वचालित रोबोट हैं या मैन्युअल रूप से पायलट किए गए हैं? पो का चेहरा दिखाई दिया, गर्व से चमक रहा था। वे मैन्युअल हैं। मार्शल कलाकार उन्हें सीधे नियंत्रित कर सकते हैं।
लेकिन मेरे आसपास होने के कारण मैं उन सभी को एक बार में संचालित कर सकता हूँ, केक का टुकड़ा। फिर पो को कुछ महत्वपूर्ण याद आया। इसके बजाय इस कम्युनिकेटर का उपयोग करें, उसने कहा, अपनी उंगलियों को झटकते हुए। अभिराज के हाथ में एक चिकना काला उपकरण भौतिक हुआ। ये तुम्हारे लोगों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है। मैं इसके माध्यम से खुद को प्रोजेक्ट कर सकता हूँ और तुम्हारे पक्ष में रह सकता हूँ। अभिराज ने सिर हिलाया। उसने दूरी में खड़े विशाल बख्तरबंद आकृतियों पर अपनी नजरें घुमाईं, रंगीन प्लेटिंग वाले 4 विशाल शूरवीर, हर एक पिछले से अधिक मेनेसिंग। वे एक पुराने साइफाई फ्लिक से डिसेप्टिकॉन की तरह दिखने वाले एक बुरा सपना से कुछ बाहर की तरह दिखते थे। उसने अपना हाथ उठाया। एक विचार के साथ 4 कलोसाई जमीन से उठे, चुपचाप तैर रहे थे, फिर उसकी ओर गोली मार दी और अंगूठी में गायब हो गए। वह पो की ओर मुड़ गया। ठीक है, अब असली सवाल। कोई ग्रहीय क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ता है? पो गंभीर हो गया। हर मार्शल कलाकार अपने शरीर के भीतर एक मौलिक कोर बनाता है। एक बार जब तुम सम्राट क्षेत्र के चरम पर पहुंच जाते हो, तो तुम्हें अपने मौलिक कानूनों को समझना शुरू कर देना चाहिए। जब तुम अपने तत्व के कानून का 1% समझते हो, तो तुम्हारा कोर एक आंतरिक ग्रह में बदल जाता है और तुम ग्रहीय क्षेत्र में कदम रखते हो। अभिराज ने अपनी आंखें सिकुड़ी। कानून को समझो। तुम्हारा मतलब उन उपन्यासों की तरह है, जल के कानून को समझने के लिए पानी को घूरना, या पवन के कानून को समझने के लिए हवा को महसूस करना। यही विचार है, पो ने कहा। ये शानदार लगता है, लेकिन ये काम करता है। हालांकि तुम्हें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इस अंगूठी के अंदर 9 कानून पत्थर हैं। वे भी गुरु से उपहार हैं। यदि तुम अपने तत्व के पत्थर को पकड़ते हो, तो तुम सीधे उसके कानून को महसूस करोगे। उसके बाद ये तुम्हारी अपनी समझ पर निर्भर करता है। अभिराज की छाती के माध्यम से राहत की एक भीड़ भड़क गई। तो समस्या लगभग हल हो गई है। लेकिन वह खत्म नहीं हुआ था। अगर किसी के पास कई तत्व हैं, तो क्या उन्हें उन सभी को समझने की जरूरत है? या सिर्फ एक? पो ने एक साधु की तरह शांत अभिव्यक्ति के साथ कहा। उन्हें अपने कोर के अंदर तत्वों के अनुरूप हर कानून में महारत हासिल करनी चाहिए। अभिराज के माथे पर सिलवटें आ गईं। ये बहुत कठिन होना चाहिए, है ना? यह मुश्किल है, पो सहमत हुआ, लेकिन ये बेहद फलदायी भी है। अभिराज ने अपना सिर झुकाया। मैंने सुना है कि विभिन्न तत्व होने से आपको उपयोग करने के लिए अधिक विकल्प मिल सकते हैं, लेकिन ताकत नहीं। क्या आपका मतलब उन लाभों से है? पो ने सिर हिलाया। ये सिद्धांत केवल सम्राट क्षेत्र तक लागू होता है। उसके बाद नहीं। अभिराज ने कहा, समझाओ। मान लीजिए किसी के पास 80 सेंटीमीटर व्यास का एक सम्राट कोर है, और वे विशुद्ध रूप से एक अग्नि तत्व साधक हैं। अग्नि के कानून के 1% को समझने से उनका कोर 100 गुना बड़ा एक आंतरिक ग्रह में विस्तारित होगा, लगभग 80 मीटर। वह आकार ग्रहीय क्षेत्र में उनकी ताकत निर्धारित करता है। लेकिन अगर उनके पास 2 तत्व हैं और दोनों कानूनों में महारत हासिल है, तो उनका आंतरिक ग्रह 160 मीटर हो जाता है। अभिराज ने महसूस किया कि उसकी छाती में कुछ स्थिर हो गया है। तो तुम जितने अधिक कानूनों को समझते हो, तुम्हारा आंतरिक दुनिया उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाता है। बिल्कुल, पो ने कहा, आवाज गंभीर। अभिराज की निगाहें महत्वाकांक्षा के साथ जल उठीं। तो क्या आपके जन्मजात तत्वों के बाहर के कानूनों को समझना संभव है? पो झिझक गया, जैसे कि जवाब देना है या नहीं तौल रहा हो। अंत में उसने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे कोर के तत्व केवल कनेक्शन को आसान बनाते हैं। लेकिन दुर्लभ प्रोडिजीज ने अपने तत्वों के साथ असंगत कानूनों को समझा है। वे फीनिक्स पंखों के रूप में दुर्लभ हैं। उत्सव की एक ठंडक अभिराज के माध्यम से फैली। अनंत समझ के साथ, कौन केवल 3 में महारत हासिल करेगा? मैं सभी 9 में महारत हासिल करूंगा। अचानक एक विचार उसे मारा। क्या 9 मौलिक कानूनों के अलावा कोई अन्य कानून है, जैसे अंतरिक्ष या समय? वो झिझक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें कैसे पता चला? अभिराज ने हल्के से मुस्कुराया। बस एक अनुमान। वहां है, पो ने भारी आवाज में कहा। अंतरिक्ष और समय सर्वोच्च कानून हैं। नियति और कर्म भी हैं। वे बुनियादी तत्वों से बहुत परे हैं। अभिराज की नाड़ी तेज हो गई। अब हम बात कर रहे हैं। वह करीब झुक गया। क्या उन्हें समझने में मदद करने के लिए पत्थर हैं? पो ने सिर हिलाया, लगभग पछतावा के साथ। नहीं, सर्वोच्च कानूनों को साधक द्वारा अकेले महसूस किया जाना चाहिए। शायद ऐसी कलाकृतियां हैं जो समझ में मदद कर सकती हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। ठीक है, अभिराज ने कहा, आवाज ठंडी रूप से दृढ़। ये जानकारी पर्याप्त है। चलो चलते हैं। पो कम्युनिकेटर में गायब हो गया। जब अभिराज गुप्त क्षेत्र से बाहर निकला, तो ड्रैगन और लियोन इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे तनाव से खींचे हुए थे। उसे देखकर वे लगभग रिलीव्ड लग रहे थे, लेकिन उनकी सावधानी कभी पूरी तरह से कम नहीं हुई। अभिराज ने संक्षेप में सिर हिलाया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। फिर, बिना किसी चेतावनी के, उसने अपना हाथ उठाया। 50 विशाल मूर्तियां, हर एक एक पहाड़ की तरह आंचल कांप गईं और धीरे धीरे आसमान में उठीं।
वे अंधेरे अशुभता की तरह प्लाजा के पार बह गईं, फिर अंगूठी में गायब हो गईं। दोनों नेता लकवाग्रस्त खड़े थे, मुंह का विश्वास में घूर रहे थे। ड्रैगन के होंठ बिना आवाज के चले गए। वह उन्हें हिला सकता है। लियोन ने निगल लिया। स्पिरिट मास्टर, ये राक्षस एक स्पिरिट मास्टर भी है। क्या ब्रह्मांड कभी निष्पक्ष खेलता है? ड्रैगन ने बुदबुदाया, हाँ, हमारे पास कल्पना से कहीं अधिक बात करने के लिए है। अभिराज ने शूरवीरों को सील करना समाप्त कर दिया। वह मुड़ गया। अध्यक्ष, हम सुबह बात करेंगे। मैं थक गया हूँ। ड्रैगन केवल सिर हिला सकता था। मार्शल हॉल में अभिराज के लिए एक कमरा तैयार किया गया था। इससे पहले कि उसने खुद को सोने की अनुमति दी, उसने अपने परिवार को बुलाया। उसने अपनी माँ, अपने पिता और रोशनी से बात की। उसने कहा कि वह कल घर आएगा। फिर उसने फोन काट दिया। अलेक्जेंडर तुरंत घर छोड़ गया। आज उसने उपाध्यक्ष से अभिराज के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन उसने बहुत स्पष्ट जवाब दिया। उसने यह अभिराज के माता पिता को नहीं बताया, लेकिन वह गहरे तनाव में था। क्या होगा अगर उन्होंने ईर्ष्या से उसके साथ कुछ किया? उसने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब जब अभिराज ने फोन किया, तो वह घर में स्थिर नहीं बैठ सकता था। अभिराज के फोन ने तनाव के बांध को तोड़ दिया था जो उसे अंदर से खा रहा था। वह सीधे अलायंस गया और उससे व्यक्तिगत रूप से बात की। दादाजी, मैं ठीक हूँ, अभिराज ने चुपचाप कहा। हम कल बात करेंगे। तुम्हें आज रात यहाँ रहना चाहिए और बैठक में भाग लेना चाहिए। अलेक्जेंडर ने सिर हिलाया। उसके लिए एक और कमरा व्यवस्थित किया गया था। अभिराज का गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना अत्यधिक गोपनीय खबर थी, इसलिए केवल ड्रैगन और लियोन को इसके बारे में पता था। भोर में, उसने अपना स्टेटस पैनल खोला। मास्टर, अभिराज। काया 1.4523 बिलियन। आत्मा 1.4523 बिलियन। प्रतिभा, अनंत समझ, 46 दिन शेष। उसने इसे तुरंत महसूस किया। अब जब उसकी आत्मा विशेषता 1 अरब से अधिक हो गई, तो उसकी धारणा किसी भी चीज को पार कर गई जिसे वह जानता था। अभिराज ने अपना मानसिक डोमेन फैलाया और यह नहीं रुका। यह बाहर की ओर फैल गया। मार्शल हॉल, शहर, पहाड़ों में बाढ़ आ गई। पूरा ग्रह उसकी नजर के नीचे गिर गया। उसका मानसिक डोमेन ने पूरे ग्रह को एक गोले में कवर कर लिया। वह आणविक स्तर तक नीचे देख सकता था। हर कंपन, हर दिल की धड़कन, ऊर्जा का हर झिलमिलाहट। फिर उसका ध्यान महासागरों में स्थानांतरित हो गया। उसने वहां जो देखा उससे उसका दिल ठंडा पड़ गया। लहरों के नीचे एक विशाल सेना इंतजार कर रही थी। अनगिनत राक्षस, रेत के दानों के रूप में असंख्य। किंग स्तर के जानवर हजारों की संख्या में। सम्राट स्तर के प्राणी कम से कम 10,000। और इस सब के दिल में, एक शहर के आकार का एक खाली स्थान उसके दिमाग के लिए पूरी तरह से अपारदर्शी। उसकी मानसिक ऊर्जा उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकी। उसकी रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ गई। महासागर सम्राट वहां है, मेरी धारणा को अवरुद्ध कर रहा है। अभिराज का जबड़ा जकड़ गया। हमारे पास समय नहीं है। वह चुपचाप कक्ष से बाहर निकल गया और परिषद कक्ष में चला गया। ड्रैगन और लियोन अलेक्जेंडर से बात कर रहे थे, उनके चेहरे तनाव से खींचे हुए थे। उसे देखकर वे लगभग रिलीव्ड लग रहे थे, लेकिन उनकी सतर्कता कभी पूरी तरह से कम नहीं हुई। अभिराज ने शिष्टाचार की परवाह नहीं की। उसकी आवाज धीमी और पूर्ण थी। अध्यक्ष, मानवता विलुप्त होने के कगार पर है। उन्होंने तेजी से ऊपर देखा क्योंकि उसने सब कुछ सुनाया। गुप्त क्षेत्र, खंडहर, ब्रह्मांडीय भगवान, छिपी हुई विरासत, महासागर की राक्षसी भीड़। जब तक वह समाप्त हुआ, कमरा एक कब्र के रूप में चुप था। अलेक्जेंडर ने उसे देखा, पीला। दो सत्य उसके दिमाग में परमाणु विस्फोटों की तरह फट गए। अभिराज अब किंग क्षेत्र में था और दुनिया खुद गिरने वाली थी। ड्रैगन, आमतौर पर इतना संयमित, बीमार लग रहा था। उसने अपनी छाती में डर को महसूस किया। कल शहर पर हमला यादृच्छिक नहीं था। यह एक परीक्षण था, एक जांच। अगर अभिराज का अनुमान सही था, तो उनके पास पहली लहर शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा 3 दिन थे। विनाश को टालने के लिए 3 दिन। ड्रैगन की मुट्ठी मेज पर गिर गई, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। अभिराज ने मलबे को अनदेखा कर दिया और पो से मानसिक रूप से संपर्क किया। उन शूरवीरों और 4 भव्य शूरवीरों के शक्ति स्तर क्या हैं? पो की आवाज ठंडी रूप से गूंज उठी। 50 शूरवीरों में से हर एक में सम्राट क्षेत्र 6 की शक्ति है। 4 भव्य शूरवीर चरम सम्राट हैं, हर एक उस लियोन साथी के बराबर है, हालांकि ड्रैगन के लिए नहीं। अभिराज ने सिर हिलाया, उसका दिमाग पहले से ही दौड़ रहा था। मुझे उन शूरवीरों के संरचनात्मक मैनुअल भेजो। उसने ड्रैगन का सामना किया। अध्यक्ष, मेरे पास एक योजना है। 1500 ग्रैंड मास्टर इकट्ठा करें, यदि संभव हो तो स्पिरिट मास्टर्स। उन्हें नोवा सेंटिनल्स को पायलट करने के लिए प्रशिक्षित करें। मैं बाकी को संभालूंगा। क्या हमारे पास किंग स्तर और उससे ऊपर के राक्षस कोर हैं? ड्रैगन ने सिर हिलाया। अभिराज अलेक्जेंडर की ओर मुड़ा। दादाजी, मेरे पिताजी को बुलाओ। उन्हें साइंस लैब लाओ। वह वैज्ञानिकों के साथ काम करेंगे ताकि पायलट योग्यता के लिए ग्रैंड मास्टर्स को स्क्रीन किया जा सके। वह पहले से ही इसकी कल्पना कर रहा था, निर्माण नहीं, बल्कि प्रतिकृति शूरवीरों की।
उनमें से 500-1500 पायलट प्रति सेंटिनल-3 समय एक शिकंजा की तरह उसके खिलाफ दबाया गया। अध्यक्ष अभिराज ने कहा, आवाज एक ब्लेड की तरह, मुझे एक फुटबॉल मैदान के आकार का एक सुरक्षित क्षेत्र चाहिए, और हर राक्षस कोर्किंग क्षेत्र से ऊपर जिसे तुम बचा सकते हो। ड्रैगन ने उसकी आंखों से मुलाकात की। उस क्षण में, वे दोनों समझ गए, मानवता विस्मरण के खिलाफ एक दौड़ में थी। सभी अपना हिस्सा करने चले गए। लियोन दुनिया भर के मार्शल कलाकारों को सूचित करने के लिए चला गया था। ड्रैगन खजाने से किंग स्तर के जानवरों के कोर इकट्ठा करने गया था। अभिराज ने 2000 कोर मांगे थे। अगर एलायंस के पास वे नहीं थे, तो ड्रैगन को शिकार करने जाना होगा। अलेक्जेंडर ने अश्विन को बुलाया और उसे साइंस लैब जाने के लिए कहा। अभिराज उस जगह पर गया जहां वह नोवा सेंटिनल्स बना सकता था। उसे मैनुअल मिला, और पो ने उसे जमीन शून्य से खत्म करने तक एक दृश्य विवरण भी दिया। अभिराज को बस अपने धातु निर्माण के साथ उनकी प्रतिकृति बनाने की जरूरत थी, भागों से भाग। अभिराज के दिमाग में एक स्पष्ट विचार था कि वह क्या बनाने जा रहा था। हाँ, बिल्कुल, बेबी, वह ट्रांसफॉर्मर में सभी ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन बनाएगा जिनकी उसने प्रशंसा की थी। वह 500 नोवा सेंटिनल्स बनाएगा, सभी प्रसिद्ध जैसे ऑप्टिमस प्राइम, बम्बलबी, मेगाट्रॉन, द फॉलन, रैचेट, जेज, स्टारस्क्रीम और कई और। अगर उसके पास समय होता, तो वह प्राइमस, यूनिक्रॉन और अन्य प्राइम भी बनाता। लेकिन वे बहुत विशाल थे। उसके पास इतना समय नहीं था। चूंकि उसे लड़ना था, वह एक धमाके के साथ लड़ेगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले, उसने हर रोबोट के लिए आवश्यक भागों का आह्वान किया, माइक्रोस्कोपिक विवरणों के साथ। पो इस मामले में उसकी मदद कर रहा था। ड्रैगन खजाने में गया। वहां 30 सम्राट कोर और 1000 लेवल 9 किंग स्तर के कोर थे। उसके पास पर्याप्त नहीं था, इसलिए वह लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उसे लड़े हुए बहुत समय हो गया था। वह इसके लिए खुजली कर रहा था। लियोन पहले ग्रैंडमास्टर्स को खोजने गया था। एलायंस में आत्मा प्रतिभाओं के साथ कई प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार थे। उसने उनमें खोज की जिनकी आत्मा प्रतिभा मानसिक शक्ति को बढ़ा सकती थी, फिर स्पिरिट मास्टर्स। एक गहरी खोज के बाद उसे 800 ऐसे व्यक्ति मिले। लेकिन अभिराज ने 1500 मांगे थे। तो लियोन ने मानसिक संबंधित आत्मा प्रतिभाओं और स्पिरिट मास्टर्स वाले सभी ग्रैंड मास्टर्स के लिए एक आदेश पारित किया। उसके आदेश तुरंत शहरों में फैल गए। बड़े परिवारों को पहले से ही स्थिति के बारे में पता था। उन्हें तैयारी करने के लिए जल्दी सूचित किया गया था। यह मानवता के लिए सबसे बड़ी लड़ाई होगी। 20 साल पहले, इन जानवरों का एक हिस्सा भी सम्राट नहीं था, बहुत कम उस क्षेत्र में थे। लेकिन अभिराज के अनुसार, सम्राट स्तर के जानवरों की संख्या अब 10,000 से अधिक हो गई थी। इस बार उनके पास जीतने का बहुत कम मौका था। लेकिन वे अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। रोशनी एलायंस आई। एक मार्शल कलाकार ने उसे उस जगह पर ले जाया जहां अभिराज नॉनस्टॉप काम कर रहा था। उसने उसके आगमन को नोटिस किया। उसने ऊपर देखा और उसे एक हल्की मुस्कान दी, फिर काम पर वापस चला गया। रोशनी भी मुस्कुराई। वह इस आदमी को जानती थी, वह बोझ जो अभिराज अभी उठा रहा था। वह लगभग 15 दिन पहले जागृत हुआ था, लेकिन वह अब एक किंग था। ये जीनियस या राक्षस भी नहीं था। अभिराज को केवल अभिराज द्वारा ही वर्णित किया जा सकता था। लेकिन उनके पास जश्न मनाने का समय नहीं था। मानवता को उसकी जरूरत थी। हालांकि वह इस लड़ाई में भाग नहीं ले सकती थी, वह कम से कम उसके बगल में खड़े होकर मानसिक बोझ का कुछ हिस्सा उठा सकती थी। अभिराज ने पहले ही 100 नोवा सेंटिनल्स के लिए भाग बना लिए थे। उसने अपने क्लोन को नहीं बुलाया क्योंकि अभिराज की धातु निर्माण तकनीक एक अद्वितीय तरीके से काम करती थी। धातु की स्थायित्व और ताकत उसकी आत्मा विशेषताओं की शक्ति पर निर्भर करती थी। उसके क्लोन में उसकी शक्ति का केवल 5% था, इसलिए उनके द्वारा बनाए गए भाग भी 5% उतने ही मजबूत होंगे। अभिराज रुक गया। उसने दिन भर रोशनी को अनदेखा कर दिया था, या बल्कि, उसके पास बस पर्याप्त समय नहीं था। उसने रोशनी को खाना परोसते देखा। वह उसकी तरफ गया और उसे कसकर गले लगा लिया। रोशनी ने उसे वापस गले लगा लिया। फिर उन्होंने चुपचाप एक साथ भोजन साझा किया। अभिराज ने पो से खबर पूछी। पो का पहले से ही पृथ्वी के इंटरनेट और सूचना पर पूरा नियंत्रण था, सब कुछ गोपनीय या नहीं। पो ने उसे बताया कि ड्रैगन राक्षसों का शिकार करने गया था। जहां तक लियोन की बात है, उसने 2000 ग्रैंड मास्टर्स इकट्ठा किए थे। उनकी अब साइंस लैब में जांच की जा रही थी। रात 12 बजे उनका प्रशिक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू हो सकता था। अभिराज ने सिर हिलाया। यह अच्छा था। फिर उसने रोशनी से माफी मांगी और काम पर वापस चला गया। उसने उसे घर जाने और आराम करने के लिए कहा। रोशनी बस वहीं खड़ी रही, जैसे उसने उसके शब्दों को नहीं सुना था, महान जिज्ञासा के साथ निर्माण भागों को देख रही थी। अपनी महिला को इतना गहरा ध्यान देते हुए और उसकी आंखों में प्रशंसा देखकर अभिराज की काम करने की गति किसी तरह तेज हो गई। पुरुष हमेशा पुरुष रहेंगे। पूरी रात बीत गई। अभिराज का पैनल फिर से ताजा हो गया। मास्टर अभिराज, काया 2.904664 बिलियन।
आत्मा 2.90464 बिलियन। प्रतिभा अनंत समझ। समय शेष 44 दिन। आज उसकी मानसिक शक्ति फिर से दोगुनी हो गई। अब वह रोबोटिक भागों का दूसरा बैच बनाएगा। ये बैच पिछले वाले की तुलना में दोगुना मजबूत होगा। कल वह ऑप्टिमस प्राइम, मेगाट्रॉन, सेंटिनल प्राइम जैसे मुख्य पात्रों को बनाएगा। वे नेता वर्ग होंगे। उसके नोवा सेंटिनल्स गुप्त क्षेत्र के भव्य शूरवीरों की तुलना में अधिक मजबूत होंगे। वो उसके द्वारा बनाए गए नेता वर्ग सेंटिनल्स को अधिक कुशलता से प्रदर्शन करने के लिए नियंत्रित करेगा। जहां तक उन शूरवीरों की बात है, उन्हें मार्शल कलाकारों द्वारा चलाया जाएगा जो अभी क्रूर प्रशिक्षण से गुजर रहे थे। उन्हें सम्राट वर्ग के जानवरों से लड़ना होगा। बहुत कुछ उन पर निर्भर करता था। इसके लिए केवल सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को चुना गया था। अभिराज ने अपनी मानसिक शक्ति के माध्यम से रोशनी को सुलाकर उसे जबरदस्ती घर भेज दिया। वह बेवकूफ लड़की बहुत ज्यादा दबाव ले रही थी। अभिराज जैसा साथी होना पहले से ही किसी भी लड़की के लिए सबसे भारी दबाव था। वह बहुत जल्दी खिल रहा था। जहां तक रोशनी की बात है, उसे योद्धा क्षेत्र में केवल एक झलक मिली थी। केवल 17 दिन ही बीते थे, तुम जानते हो। अभिराज के पास 2 और दिन थे। उसे यकीन था कि हमले को 3 दिन लगेंगे क्योंकि उसने कई जानवरों को दूर से इकट्ठा होते देखा था। सब कुछ को समय लगेगा। ड्रैगन अभी तक वापस नहीं आया था। एक और दिन ऐसे ही बीत गया। अभिराज ने 2 दिनों में 450 रोबोटिक भाग बनाए। आज वह नेताओं के भाग बनाएगा और फिर उन्हें इकट्ठा करेगा। उसने अपने पैनल को देखा। मास्टर अभिराज। काया 5.80928 बिलियन। आत्मा 5.80928 बिलियन। प्रतिभा अनंत समझ। समय शेष 44 दिन। नेता वर्ग में ड्रैगन से भी अधिक मजबूत आधार शक्ति होगी। ड्रैगन 30 और सम्राट कोर के साथ लौट आया। बाकी लेवल 9 किंग कोर थे। उसने लड़ाई को जल्दी न बढ़ाने के लिए ज्यादा नहीं किया था। अभिराज ने भी सभी भाग बनाना समाप्त कर दिया। फिर एक विचार के साथ हर हिस्सा हवा में तैरना शुरू कर दिया और निर्बाध रूप से एक साथ आया। ड्रैगन, लियोन, रोशनी, अलेक्जेंडर, अश्विन, जेम्स, राइडर, चार्ल्स, हर कोई ऐतिहासिक क्षण देखने के लिए मौजूद था। उन्होंने शानदार शूरवीरों के निर्माण को देखा। ऊंचाई में विशाल, हर एक शाप की तरह शांत दिख रहा था। खासकर वे 50वें पूर्ण शक्ति के साथ गुंजन कर रहे थे। लियोन को लगा कि वे उससे भी अधिक मजबूत हैं। यहां तक कि ड्रैगन ने भी ऐसा ही सोचा। वे नहीं जानते थे कि अभिराज हवा से बाहर इतना शानदार कुछ कैसे बना सकता था। वह बहुत सारे रहस्य रख रहा था, लेकिन पृथ्वी अब इस लड़के पर निर्भर थी। वे शिकायत नहीं कर सकते थे। सभी 500 ट्रांसफॉर्मर सवारी के लिए तैयार थे। पो की आंखें चमक रही थीं। बॉस, ये 50 बहुत शांत दिखते हैं। चिंता मत करो, मैं किसी को भी उनके शाही रूप को खराब नहीं करने दूंगा। मैं लड़ाई में उन्हें पूरी तरह से संभालूंगा। अभिराज ने सिर हिलाया। फिर उसने उन 1500 ग्रैंड मास्टर्स को बुलाया जो दिन रात प्रशिक्षण ले रहे थे। हालांकि उनके पास बहुत कम समय था, वे आखिरकार प्रोडिजीज थे। उन्होंने कुछ ही घंटों में नियंत्रण प्रणाली में महारत हासिल कर ली, फिर पूरे समय सहयोग करना और लड़ना सीखा। उन मार्शल कलाकारों की आंखें तेज चमक रही थीं। उन्होंने नोवा सेंटिनल से प्यार किया जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा। वे उन्हें आजमाने के लिए उत्सुक थे। अभिराज ने राक्षस कोर लिए और उन्हें बिजली की आपूर्ति के लिए हर रोबोट में रखना शुरू कर दिया। सब कुछ सुचारू रूप से किया गया था। हैच खुल गया। अभिराज ने उत्सुकता से इंतजार कर रहे मार्शल कलाकारों को देखा, जो पहले से ही 3 व्यक्ति टीमों में विभाजित थे। अभिराज ने अंगूठी से 50 शूरवीरों को भी बाहर निकाला। जाओ, इन बच्चों के साथ खेलो। मुझे उम्मीद है कि तुम कल उन जानवरों को सबसे ज्यादा पिटाई दोगे। शुभकामनाएं। अभिराज ने ये देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि वे सेंटिनल्स को कितनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। उसके पास करने के लिए अन्य चीजें थीं, जैसे कि उस लघु समय टेलीपोर्टेशन कौशल को सीखना। वह क्रॉस लेग बैठ गया और कौशल को बाहर निकाला। डिंग, एक कौशल का पता चला है। समझें? हाँ, अभिराज ने अपना आदेश दिया। डिंग, लघु समय टेलीपोर्टेशन को टेलीपोर्टेशन में अपग्रेड किया गया। टेलीपोर्टेशन, तुम अपने मानसिक डोमेन के तहत कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हो। अंतरिक्ष कानून सीखने के बाद, तुम निर्देशांक सीखकर ब्रह्मांड या उससे परे कहीं भी टेलीपोर्ट करने में सक्षम होंगे। धिक्कार है, मैं कल उन राक्षसों को पछाड़ दूंगा जैसे कोई और नहीं, अभिराज ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सोचा। पहले से ही रात हो चुकी थी। अभिराज ने रोशनी को बुलाया। वह अभी भी एलायंस में थी। उसने उसे गेट पर आने के लिए कहा। फिर उसने उसकी कमर पकड़ ली और ऊपर उड़ गया। वे आसमान से रात का नजारा देख रहे थे। यह उसके बगल में उसकी लड़की के साथ एक स्वर्गीय दृश्य था। वह रात में असाधारण रूप से इथेरियल लग रही थी। वह उसे देख रहा था। रोशनी उसकी निगाह महसूस कर सकती थी लेकिन देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसका दिल फट सकता था। उसकी निर्दोष गर्दन और चेहरे पर क्रिम्जन हुए देखकर वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने उसे गहराई से चूमा। रोशनी ने पूरी तरह से जवाब दिया।
उनका पहला चुंबन एक आपदा था, इसलिए वह इन भावनाओं को अवशोषित करने के लिए अपना समय ले रही थी। वे काफी देर तक हवा में ऐसे ही रहे। एलायंस हॉल की छत पर ड्रैगन और लियोन ने भी दृश्य देखा। वे हंसे। जवान होना अच्छा है, लियोन ने पूछा। बूढ़े ड्रैगन, तुम्हें क्या लगता है कि कल क्या होगा? क्या हमारे पास कोई मौका है? ड्रैगन ने उसे नहीं देखा। वह चांद को घूर रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैं कल की लड़ाई में अपना सारा सार डाल दूंगा। और अगर कल इन राक्षसों के खिलाफ हमारा अंतिम स्टैंड होना है, तो इसे उस तरह का स्टैंड होने दें जिसे तारे खुद याद रखेंगे। लियोन ने ज्यादा नहीं कहा। अभिराज आसमान से नीचे आया। उसके पास इतना भावुक होने का समय नहीं था। फिर उसने हथियार निकाले। उसकी अंगूठी में 10 लेवल 5 बल हथियार थे। अभिराज ने ड्रैगन को बुलाया। फिर वह छत पर चला गया। अभिराज ने कहा, चिंता मत करो अध्यक्ष, हम लड़ाई जीतेंगे। मैं नहीं कहूंगा कि कैसे, लेकिन हम करेंगे। ड्रैगन मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने पहले कहा था कि कोई भी जो उस गुप्त क्षेत्र के लिए आवश्यकता को पूरा करता है, वह उसे अध्यक्ष बना देगा। लेकिन समय बहुत कम था। शायद भाग्य चाहता था कि वह अध्यक्ष के रूप में मरे। अभिराज ने उन्हें 9 लेवल 5 बल हथियार सौंप दिए। उसने एक अपने लिए रखा। उसे कल इसकी जरूरत पड़ सकती है। सभी लेवल 9 सम्राटों को एक मिलेगा। अब तक ड्रैगन की क्रिम्सन स्वॉर्ड एलायंस में एकमात्र लेवल 5 हथियार थी, लेकिन अब उनके पास 9 और थे। ठीक है, हम शहर के बाहर लड़ेंगे। चलो सबको इकट्ठा करते हैं। हम वहां उनका इंतजार करेंगे। सभी नागरिक पहले ही बंकरों में जा चुके थे। रोशनी ने उसे केवल एक वाक्य कहा इससे पहले कि वह अपने परिवार के साथ बंकर में गई। सुरक्षित रूप से मेरे पास वापस आना। अभिराज ने सिर हिलाया। उसकी मां की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह अपनी क्षमताओं को जानने के बाद अपने बेटे को बांधने के लिए पर्याप्त स्वार्थी नहीं हो सकती थी। वह मानवता के प्रति सबसे बड़ा पाप होगा। सब कुछ तैयार था। 500 नोवा सेंटिनल्स पंक्तिबद्ध थे। 50 आगे थे, और एक नीला और लाल कमांडर स्थिति में खड़ा था। यह आवश्यक नहीं था, लेकिन अभिराज सब कुछ जगह पर चाहता था। हर बेस शहर और सुपर शहर के मार्शल कलाकार वहां थे, व्यवस्थित रैंकों में पंक्तिबद्ध थे। ड्रैगन अपने युद्ध सूट में लंबा खड़ा था। वह चांदनी के नीचे शानदार लग रहा था। उसने एक छोटा भाषण दिया, उनके खून को उबालने के लिए पर्याप्त। सुनो, वहां सब कुछ है जो हमें समाप्त करना चाहता है। और यहाँ हर कोई है जो घुटने टेकने से इनकार करता है। हम इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि हमें लगता है कि हम जीवित रहेंगे। हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि कुछ चीजें मरने लायक हैं। तो अपनी जमीन पकड़ो, उन राक्षसों को आंख में देखो, और उन्हें दिखाओ कि पृथ्वी हमारी है। अब आगे बढ़ो। अभिराज ने ऑप्टिमस प्राइम के माध्यम से एक आदेश दिया। ऑप्टिमस प्राइम ने अपनी ब्लेड आसमान की ओर उठाई। सभी ऑटोबॉट्स, निकल पड़ो। ये सब कुछ सही क्रम में सेट करने के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह संतुष्ट था। लड़ाई शुरू होने दो। क्या आप जानना चाहेंगे कि अभिराज और मानवता इस महासागर सम्राट और उसकी विशाल सेना का कैसे सामना करते हैं? पूरी सेना आगे बढ़ने लगी। अभिराज ने राक्षसों के आने का रास्ता और जगह पहले ही बता दी थी। हालांकि उनका मुख्य निशाना समुद्र के दैत्य थे, लेकिन जमीन और आसमान के अनगिनत राक्षस भी एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, जिन्होंने क्षितिज को एक अंतहीन लहर की तरह काला कर दिया था। अभिराज ने देखा था कि ग्रह के सभी राक्षस उस जगह के पास जमा हो रहे थे जहां से समुद्री जीव बाहर निकलेंगे। वे एक साथ हमला करना चाहते थे, जैसे कोई प्राचीन बुद्धि उन्हें एक साथ बांधे हुए हो। शायद उनकी रणनीति एक एक शहर को नष्ट करने की थी, या शायद वे अपनी पूरी ताकत द्रोण पर लगाना चाहते थे। अगर द्रोण गिर जाता, तो मानवता भी उसके साथ गिर जाती। यही शायद राक्षसों की योजना थी। सुपर सिटी 1 से 200 किलोमीटर दूर एक बंजर जमीन फैली थी जो 3 सुपर सिटी के बराबर थी, एक विशाल रेगिस्तान जहां हवा सूखी मिट्टी को घसीटकर घूमते बादलों में बदल देती थी। हालांकि राक्षस रेगिस्तान में जमा नहीं हो रहे थे, पर वे उसके पास एक भयानक सेना की तरह इकट्ठे हो रहे थे। अगर अभिराज सेना को रेगिस्तान में ले जाता, तो दुश्मन निश्चित रूप से उन पर वहीं हमला करता, जो लड़ाई के लिए एकदम सही जगह होती। शहरों से इतनी दूर कि नागरिकों को कोई नुकसान न हो, और इतनी खुली कि मानवता अपनी पूरी ताकत दिखा सके। पूरी स्थिति का प्रसारण दुनिया भर में हो रहा था। हर आश्रयगृह में नागरिक एक दूसरे के हाथ या कंबल पकड़े हुए थे, उनकी आंखें कांपती हुई स्क्रीनों पर टिकी थीं। वॉरियर लेवल 7 से ऊपर के सभी लोग युद्ध में जा चुके थे, केवल निचले स्तर के लड़ाके ही उन लोगों की रक्षा के लिए बचे थे जो लड़ नहीं सकते थे। मानवता की यह पूरी युद्ध शक्ति एक निर्णायक मुकाबले के लिए जमा हुई थी। 55 सम्राट, जिनकी ताकत अकेले पहाड़ तोड़ सकती थी। 5321 राजा, जो अनगिनत लड़ाइयों में माहिर थे। 76321 महागुरु, जिनमें से हर एक अपने आप में एक किंवदंती था। 736 मास्टर्स, जो सेनाओं को खत्म करने की ताकत रखते थे। 20 लाख से अधिक वॉरियर लेवल 7 से ऊपर, जिनके चेहरे युद्ध क्षेत्र की ओर दृढ़ता से मुड़े थे। इसके अलावा 554 नोवा संतरी थे, जिनमें से हर एक की ताकत सम्राट के बराबर थी।
पुष्पक उनमें से 54 को नियंत्रित करता था, जबकि 500 को 1500 महागुरु चला रहे थे। और हाँ, वहां अभिराज था, जिसकी शक्ति उन सबसे ऊपर थी। इस समय अभिराज की आंखों में एक कठोर चमक थी। वह सोच रहा था, यह विशाल बटालियन प्रभावशाली दिखती है, लेकिन समुद्र से निकलने वाले राक्षसों की संख्या की तुलना में यह उनकी कुल संख्या का 1% भी नहीं है। अगर मैं अपने क्लोन को पूरी शक्ति से इस्तेमाल करूं, तो मैं अपनी 5% शक्ति वाले 30 क्लोन बना सकता हूं। तब भी यह काफी नहीं होगा। बेशक हर क्लोन की मूल शक्ति 29 करोड़ होगी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अगर मैं अपनी 1% शक्ति पर क्लोन बनाता हूं, तो मैं 1000 क्लोन बना सकता हूं। हर एक की मूल शक्ति 5.8 करोड़ होगी। 29 करोड़ वाले 30 से 5.8 करोड़ वाले 1000 कहीं बेहतर हैं। उसने फैसला किया, वह अपनी 1% शक्ति पर 1000 क्लोन बुलाएगा। रात हो चुकी थी, एक बेचैन अंधेरा इंतजार कर रही सेना पर छाया था। मुख्य लड़ाई शायद भोर में शुरू होगी, जब उसकी विशेषताएं फिर से दोगुनी हो जाएंगी। उसके सभी क्लोन उसकी क्षमताओं और तकनीकों का इस्तेमाल कर सकेंगे, हर एक उसकी घातक सटीकता का आईना होगा। इतनी विशाल सेना को ले जाना आसान नहीं था, लेकिन किसी भी मार्शल कलाकार ने कोई परेशानी खड़ी नहीं की। वे अभिराज की असली ताकत नहीं जानते थे, लेकिन उन सभी को पता था कि यह उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। जब मौत सिर पर मंडराती है, तो छोटी मोटी प्रतिद्वंद्विताएं धुएं की तरह खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा द्रोण, ललित और सम्राट मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी उपस्थिति चट्टान की तरह अटल थी। अभिराज ने पुष्पक से ऑप्टिमस प्राइम का नियंत्रण उसे देने के लिए कहा। वह उसे अपने एक क्लोन के साथ चलाएगा, जिससे वह उसकी इच्छाशक्ति का विस्तार बन जाएगा। 2 घंटे बाद पूरी 20 लाख की सेना उस बंजर क्षेत्र में पहुंच गई। किसी और दिन ऐसा दृश्य मार्शल शक्ति का एक जीवित महासागर सबसे चौंकाने वाला नजारा होता। लेकिन किसी को भी उसकी प्रशंसा करने का मूड नहीं था। द्रोण आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ उठाया। सेना एक साथ रुक गई, धूल उनके चारों ओर एक विशाल चुप्पी में बैठ गई। अभिराज ने पहले ही अपने मानसिक क्षेत्र को उन सभी को कवर करने के लिए फैला दिया था, उनके सामूहिक दबाव को एक अदृश्य चोगे की तरह छिपा दिया था। अगर इतनी विशाल आभा जारी होती, तो आसपास के जमीनी राक्षसों को इसका पता चल जाता और महासागर सम्राट अपनी योजनाएं बदल सकता था। वे इंतजार कर रहे थे। चुप्पी एकदम गहरी थी, इस ज्ञान से भरी हुई कि कल उनमें से कई सूरज नहीं देख पाएंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक अभिराज हवा में ऊपर उठा, चांदनी उसके कवच पर चमक रही थी। उसके शरीर से चकाचौंध रोशनी की लहरें फूट पड़ीं। एक एक करके उसके चारों ओर कवचधारी आकृतियां साकार हुईं, हर एक उस मार्शल कलाकार की एकदम सही नकल जो एक दिन पहले शहर को बचाया था। ये सब दुनिया भर में प्रसारित हो रहा था। सभी हक्के बक्के होकर देख रहे थे। सैनिकों की कतारों और उन आश्रय गृहों में जहां नागरिक एक दूसरे से चिपके थे, चुप्पी छा गई। एक पल के लिए पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली। प्रोफेसर आनंद ने हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वह उस सच्चाई के सामने हार मान रहा हो जिससे वह बच रहा था। मैं सोचता था कि मैं आधार नगर 5 में मानवता की आखिरी उम्मीद की रक्षा कर रहा हूं। लेकिन ये हमेशा से यही दानव था जो हमारी रक्षा कर रहा था। ललित ने एक थका हुआ, लगभग दुख भरा मुस्कुराया। उसे कभी हमारी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। द्रोण ने कुछ नहीं कहा। उसे कल ही शक हो गया था, लेकिन अब सबूत जलते हुए निर्विवाद रूप से सामने थे। सुपर सिटी 1 में हंट परिवार के बनकर में अश्विन इतनी जबरदस्त गर्व से मुस्कुराया कि उसे दर्द हुआ। 20 लाख मार्शल कलाकारों से घिरे होने पर भी उसका बेटा उन सबसे ज्यादा चमक रहा था। आंसू रोकने की कोशिश में उसकी आंखें लाल हो गईं। नंदिनी अपने आंसू नहीं रोक पाई। ये किसी भी माता पिता के लिए सबसे गर्व का पल था, अपने बच्चे को दुनिया में हर किसी के बीच चमकते देखना। रोशनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वह ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। यह आदमी शायद ग्रह की हर चीज से आगे निकल गया था। फिर भी उसने कभी उसके साथ घमंड से पेश नहीं आया था। वह हमेशा मौजूद था, जैसे सबसे ठंडी रात में सबसे गर्म कंबल। क्या मैं सच में उसके लायक हूं? इस सवाल से उसका सीना खोखला हो गया। शहर में वापस विक्रांत ने अपना सिर पीछे फेंक दिया और एक पागल आदमी की तरह हंसने लगा। उसकी आवाज भक्ति से भर गई थी। हा हा हा, यह मेरा राजा है। किसी दिन मैं उसका सबसे मजबूत सेनापति बनूंगा और जो कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत करेगा, उसे मार डालूंगा। हर किसी को कुछ अलग महसूस हुआ। गर्व, विस्मय, डर। युद्ध के मैदान में अमर अपने चेहरे पर तैरती मुस्कान को दबा नहीं पाया। लेकिन स्थिति बहुत गंभीर थी और अगर वह हंसने लगता, तो द्रोण और ललित उसे वहीं पीट सकते थे। ललित ने फिर भी अमर की आंखों में चमक पकड़ ली। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो, बूढ़े कमीने? मुझे पता था कि तुमने उसके परिवार को छोड़ दिया था। धत तेरे की, मुझे तुम्हें उसके बारे में नहीं बताना चाहिए था। मुझे उन्हें खुद गोद लेना चाहिए था। मैं कितना बेवकूफ था। अमर की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लगभग चिढ़ाती हुई।
जब ललित उस पर झपटने ही वाला था, तभी द्रोण ने एक नजर से उसे रोक दिया। एक एक करके अभिराज के 1000 क्लोन साकार हुए, जो पिघले हुए स्टील की तरह चमकते कवच पहने थे। अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर अभिराज ने उनके दबाव को एक ही अजेय लहर में छोड़ा। एक लेवल 3 सम्राट की आभा हर क्लोन से बह निकली, सेना पर मोक्ष के वादे की तरह छा गई। अभिराज ने ऐसा जानबूझकर सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए किया। उसे इस समय कुछ हिम्मत चाहिए थी। अकेले द्रोण काफी नहीं था। यहाँ तक कि द्रोण की आंखें भी विस्मय से चौड़ी हो गईं, उनका संयम टूट गया। ये उसके क्लोन हैं। अगर ये इतने मजबूत हैं, तो वह सच में कितना शक्तिशाली है। और वह 1000 क्लोन कैसे बना सकता है? ये कैसी क्षमता है? ये कहाँ से आई? हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे और उनमें से किसी का जवाब नहीं था। इस बीच समुद्र में दूर, जहां अभिराज का मानसिक क्षेत्र भेद नहीं सकता था, एक विशाल ऑक्टोपस कम से कम 100 किलोमीटर लंबा अपने छिपे हुए क्षेत्र के बाहर के राक्षसों का अध्ययन कर रहा था। उसकी विशाल लाल आंखें ठंडी गणना के साथ चमक रही थीं। 50 साल बीत चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम इन कीड़ों को ग्रह से मिटा दें, वरना। उस अंतहीन निगाह में चिंता जैसा कुछ झिलमिलाया। उसने एक मानसिक आदेश दिया, चलो। लाखों राक्षसों ने मार्च करना शुरू कर दिया। विशाल जेलीफिश तैरते हुए महाद्वीपों की तरह बहने लगीं। मेगालोडन से बड़ी शार्क लहरों के बीच से चाकू की तरह निकली। अभिराज के पिछले जीवन के सबसे बड़े जहाजों से बड़ी नीली वेल आगे बढ़ी। जैसे ही ऑक्टोपस का छिपा हुआ क्षेत्र उठा, अभिराज को आखिरकार खतरे की पूरी भयावहता दिखाई दी। उसका चेहरा गंभीर हो गया, उसकी विशेषताओं पर परछाइयां पड़ गईं। वह ऑक्टोपस महासागर सम्राट होना चाहिए। उसकी जीवन शक्ति बहुत विशाल थी। उसकी ताकत लगभग 80 खरब टन थी। कोई आश्चर्य नहीं कि द्रोण ने उसे कभी नहीं हराया था। लेकिन अगर वह इतना मजबूत था, तो उसने अब तक इंतजार क्यों किया? कुछ गड़बड़ थी। राक्षसों में कुछ सम्राट श्रेणी के जीव थे जिनकी ताकत 1 खरब से शुरू होती थी। ये सब क्या चल रहा है? ये राक्षस इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? ये सब समझ में नहीं आता। कल तक उसकी मूल शक्ति 10 अरब हो जाएगी। 360 गुना युद्ध प्रवर्धन के साथ वह 3.6 खरब तक पहुंच जाएगा। उसका लेवल 5 शक्ति हथियार इसे 80 गुना कर देगा, कुल 288 खरब। बुरा नहीं है, लेकिन उसे यकीन था कि ऑक्टोपस के पास और भी चालें हैं। वह लापरवाही नहीं कर सकता था। जैसे ही भोर हुई, सूरज ने रेगिस्तान पर आग बिखेरी। अभिराज की आवाज ठंडी और विद्रोही ढंग से गूंजी, सभी मार्शल कलाकार तैयार हो जाओ। हम इन बदसूरत कमीनों को बर्बाद करने जा रहे हैं। और फिर हम 3 दिन और 3 रातों तक बिना रुके एक सीफूड उत्सव मनाएंगे। सभी जयकार के साथ फूट पड़े, मुट्ठी ऊपर उठाई, उनका डर कच्चे संकल्प में बदल गया। अब जब वे अभिराज की असली क्षमताओं को जानते थे, तो उनका सम्मान सच्चा था, लगभग श्रद्धापूर्ण। केवल प्रभात तारे ही उदास दिख रहे थे, उनके चेहरे चुपचाप द्वेष से मुड़े हुए थे। वे उसी तरह के लोग थे जिन्हें अभिराज अपने पिछले जीवन में जानता था, जो किसी और को उनसे आगे निकलने देने के बजाय मरना पसंद करेंगे। उसने उनके बदसूरत भावों को देखा और ठंडे ढंग से सोचा, तुम लोग अपना व्यवहार सुधार लो, वरना मैं तुम्हें पछताने का समय भी नहीं दूंगा। जमीन पर 100 मीटर ऊंचा वानर खड़ा था। उसके घुटने घेराबंदी वाले हथियारों की तरह थे, एक लेवल 9 सम्राट। उसके बगल में एक पहाड़ी के आकार का भालू और 2 मंजिला बस जितना बड़ा एक ज्वाला भेड़िया था। हर कोई हत्या की ऐसी इच्छा विकीर्ण कर रहा था जिससे हवा पतली लगने लगी। कुल मिलाकर जमीन पर 578 सम्राट राक्षस थे। उनके राजा और निचले रैंक अनगिनत थे। फिर भी वे भी दुश्मन की कुल सेना का केवल 5% ही थे। ऊपर आसमान भयानक चीलों, गिद्धों और उत्परिवर्तित पक्षियों से भरा था। लगभग 300 सम्राट श्रेणी के आकाश राक्षस गठन में चक्कर लगा रहे थे। अभिराज ने अपने मानसिक क्षेत्र से दबाव को छोड़ दिया। एक भयानक दबाव बाहर की ओर उमड़ पड़ा, एक अदृश्य ज्वारीय लहर की तरह राक्षसों से टकराया। ये युद्ध की घोषणा थी। राक्षसों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अनुशासित युद्ध संरचनाओं में आ गए। वे समुद्र से अपने आदेश के लिए चुपचाप और भयानक रूप से इंतजार कर रहे थे। फिर हजारों समुद्री जीव बाहर निकलने लगे। उनके बीच ऑक्टोपस का विशाल सिर गहरे काले लहरों से ऊपर उठा। उसने एक एकल गूंजता हुआ आदेश दिया। राक्षस सीधे उस असंभव दबाव के स्रोत की ओर भागे। युद्ध सच में शुरू हो चुका था। राक्षस दुनिया के अंत की तरह आए। हर क्षितिज से वे आगे बढ़े, एक जीवित लहर जिसने धरती को निगल लिया। करोड़ों राक्षस, उनके शरीर शल्कों और फर और पंजों का एक मरोड़ा हुआ ढेर थे, जो अपने सम्राट के आदेश का पालन करते हुए एकदम सही क्रम में आगे बढ़ रहे थे। समुद्री दानव, जमीन के दानव, आसमान से पंख वाले शिकारी, विनाश का एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र एक ही बिंदु पर अभिसरण कर रहा था। वे अनुशासित रैंकों में आगे बढ़े, पहले वॉरियर स्तर के जीव, फिर मास्टर्स, फिर महागुरु, फिर राजा और सम्राट सबसे पीछे। यह कोई बेखबर जानवर लहर नहीं थी। ये 2 बुद्धिमान प्रजातियों के बीच युद्ध जैसा था। विशाल ऑक्टोपस शांत आंखों से देख रहा था। उसके विशाल तंबू लहरों पर बहती हुई पर्वत श्रृंखलाओं की तरह बह रहे थे।
उसकी लाल आंखें दृश्य को इस तरह देख रही थी जैसे किसी अलाव के किनारे चींटियों को लड़ते हुए देख रही हों। उसके लिए ये युद्ध नहीं था, यह विनाश था, और इसकी सरासर भयावहता ने सबसे कठोर दिग्गजों को भी सुन्न कर दिया। मार्शल कलाकार जो कुछ घंटे पहले बहादुरी की लहर महसूस कर रहे थे, अब लकवाग्रस्त खड़े थे। उनके हाथों में उनके हथियार कांप रहे थे। कठोर चेहरों पर आंसू फिसल गए। ये वृत्ति थी, जब ऐसी भारी ताकत के खिलाफ खड़े होते हैं तो आपका शरीर अब सुनना नहीं चाहता। सारा प्रशिक्षण, विश्वास, आशा एक ही सच्चाई के नीचे कुचल गई, वे काफी नहीं थे। हर आश्रय गृह में लाखों नागरिक चौड़ी, खोखली आंखों से प्रसारण देख रहे थे। बच्चे अपनी मां को पकड़े हुए थे। बूढ़े लोगों ने कांपते हाथों से अपना मुंह दबा लिया। कहीं एक महिला ने एक शांत, टूटी हुई सिसकी छोड़ी जो शांत बनकर में गूंज उठी। मानवता खत्म हो गई है। ऐसी चीज से कौन लड़ सकता था? उस सेना के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता था जिसने क्षितिज को ही मिटा दिया था? यहाँ तक कि द्रोण, ललित और अमर, वे पुरुष जिनके नाम किंवदंती थे, के पास भी कोई शब्द नहीं थे। वे ठीक ठीक समझते थे कि निचले दर्जे के मार्शल कलाकारों ने उस क्षण क्या महसूस किया। निराशा, निश्चितता कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह मायने नहीं रखेगा। अभिराज सबसे आगे खड़ा था, उसका चेहरा उगते सूरज से प्रकाशित था। उसने राक्षसों को देखा। अगर वे चीजें सेना तक पहुंच गईं, तो चिल्लाने का भी समय नहीं मिलेगा। लाखों वॉरियर मारे जाने से पहले ही लाल धुंध में बदल जाएंगे। उसका इरादा ऐसा होने देने का नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रलय से पहले की चुप्पी में उसने एक बार सांस ली। फिर उसने चुपचाप आदेश दिया। उसके 1000 अवतार जो हवा में मंडरा रहे थे, हर कोई कवच पहने था जिसने सुबह की रोशनी पकड़ी और उसे शानदार चमक में वापस फेंक दिया, हिल उठे। सुबह हो चुकी थी। उसकी विशेषताएं फिर से दोगुनी हो गईं। मास्टर अभिराज। काया 11.61856 अरब। आत्मा 11.61856 अरब। प्रतिभा अनंत बोध। उसके क्लोन की विशेषताएं भी दोगुनी हो गईं। अब उनमें से हर एक लेवल 4 सम्राट के बराबर था। ये काफी था, काफी से भी ज्यादा। क्लोन ने अपने हाथ उठाए और अपनी सामूहिक इच्छाशक्ति के एक झटके से तलवारें बुलाईं जो घातक रूप से चमक उठीं। उनके किनारे भोर में हल्के सुनहरे रंग में चमक रहे थे। और फिर एक साथ उन्होंने हमला किया। हवा 1000 जलती हुई रोशनी की रेखाओं के साथ फूट पड़ी। ब्लेड ने राक्षसों को केवल काटा नहीं, वे आसमान से न्याय की तरह उन पर गिरे। हर वार से राक्षसों की कतारें टूट गईं और उन्हें लाखों की संख्या में भाप बनाकर राख के बहते कणों में बदल दिया। पलक झपकते ही प्राणियों के पूरे स्तंभों का अस्तित्व खत्म हो गया। उनके शरीर बहते राख के कणों में बदल गए। मार्शल कलाकार घूरते रह गए। जो कुछ वे देख रहे थे उसे समझ नहीं पाए। इससे पहले कि सदमा शांत हो पाता, अभिराज के क्लोन ने फिर से अपने हाथ फैलाए। इस बार हर एक के चारों ओर 500 चाकू साकार हुए। 500,000 ब्लेड एक आदर्श जाली में व्यवस्थित थे। चाकू एक चीख के साथ आगे बढ़े जैसे दुनिया अलग हो रही हो। वे राक्षसों में घुस गए, उन्हें दरांती के नीचे घास की तरह आसानी से काटते हुए। मांस और हड्डियां साफ, असंभव कटानों में अलग हो गईं। रक्त गुलाबी धुंध में भाप बनकर उड़ गया। लेकिन क्लोन अकेले आगे नहीं बढ़े। नोवा संतरी भी चले। 500 कवचधारी दिग्गजों ने आगे बढ़कर हमला किया। हर एक को 3 महागुरु पूरी तरह से तालमेल में चला रहे थे। उनके कदमों ने दूर की तोपखाने की तरह रेगिस्तान के फर्श को हिला दिया। संतरी भी राक्षसों से टकराए, जिससे आसमान उनके युद्ध के नारों से फट गया। ऑप्टिमस प्राइम अपनी बड़ी ब्लेड के साथ, जिसे अभिराज का एक क्लोन चला रहा था, राक्षसों को कीमा में काटना शुरू कर दिया। इस सब के बावजूद भी लहर थोड़ी भी कम नहीं हुई। वे अभी भी आगे आ रहे थे। इसके अलावा अभिराज के क्लोन और उन संतरियों का सामना करने के लिए राक्षसों के ढेर से 2500 सम्राट रैंक के जीव सीधे आगे बढ़े। संतरी ताकत की एक प्रलय में राक्षसों से मिले। भीमकाय जीवों ने दहाड़ लगाए और पंजों और जबड़ों से हमला किया जो गगनचुंबी इमारतों को चकनाचूर कर सकते थे। अभिराज के अवतारों ने उनसे ब्लेड से मांस और हड्डी से मुकाबला किया। हर क्लोन एक साथ एक तलवार चला रहा था, जबकि उड़ने वाले चाकुओं के टेलीकाइनेटिक तूफान को बनाए रखा था। हर क्लोन अब 2 लेवल 6 या उच्च स्तर के सम्राटों के साथ लड़ रहा था। लेकिन क्लोन भी 360 गुना प्रवर्धन का उपयोग कर सकता था। उन राक्षसों का उसके क्लोन के खिलाफ कोई मौका नहीं था। एक के बाद एक विशाल शरीर काट दिए गए, उनके कोर टूट गए, उनकी जीवन शक्ति बुझ गई। राक्षस लाखों में मर गए। युद्ध का मैदान कुछ ही मिनटों में दिग्गजों के कब्रिस्तान में बदल गया। लेकिन दुश्मन के पास गंवाने के लिए जीवन की कोई कमी नहीं थी। समुद्र और आसमान से शेष सम्राट और राजा उमड़ पड़े। 10,000 सम्राट रैंक के राक्षसों ने एक ही गड़गड़ाहट वाले हमले में लड़ाई में शामिल हो गए। रेगिस्तान में छा जाने वाला दबाव इतना भारी था कि सबसे अनुभवी योद्धा भी घुटनों के बल गिर पड़े। द्रोण की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ललित ने अपने माथे से पसीना पोंछा। वे भी लड़ रहे थे। जैसे ही उन्हें लगा कि उन्हें मौका मिल सकता है, उन सम्राट राक्षसों ने उस सपने को फिर से चकनाचूर कर दिया। अमर ने एक धड़कन के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को मजबूत करते हुए।
अभिराज ने चुपचाप देखा। उसने अपने दिमाग में युद्ध के मैदान के आकार को महसूस किया। हर जीव की हर गति उसकी जागरूकता में एक जीवित नक्शे की तरह अंकित थी। अगर मैं उन्हें जारी रखने दूं, तो ये सेना खत्म हो जाएगी। उसकी निगाह निचले स्तर के मार्शल कलाकारों की कतारों पर पड़ी, जो अभी भी अपनी जगह पर जमे हुए थे। उनमें से कोई भी आने वाली चीज से बच नहीं सकता था। उसे आगे बढ़ने की जरूरत थी। सभी क्लोन पीछे हटो। हर क्लोन को एक मूक आदेश भेजा गया। क्लोन ने एकदम सही तालमेल में लड़ाई छोड़ दी, ब्लेड वापस खींच लिए गए। एक पल में वे लड़ाई से गायब हो गए। सम्राट रैंक के राक्षसों ने भ्रम में दहाड़ लगाई। उनके विशाल सिर अपने शिकार को खोजने के लिए आसमान में घूम गए कि वे कहाँ गए हैं। अभिराज के क्लोन युद्ध के मैदान में फिर से दिखाई दिए। हर कोई एक हैरान मार्शल कलाकार के बगल में था। एक एक करके अवतारों ने उनके कंधों पर हाथ रखा। बिना किसी चेतावनी के वे रेगिस्तान से गायब हो गए, जैसे वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। उन्होंने अब टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। ड्रोन अभिराज की ओर मुड़ा, हैरान। तुम क्या योजना बना रहे हो? अभिराज ने जवाब नहीं दिया। वह बस हवा में कदम रखा, इतना ऊंचा उठा कि हर आंख, मानव और राक्षस समान रूप से उसे देख सके। फिर उसके शरीर से एक भयानक दबाव जारी हुआ। इसने युद्ध के मैदान में लगभग सभी राक्षसों को घेर लिया। यह आसमान के ढहने जैसा लगा। राक्षसों ने चीख मारी और पीछे हट गए। उनके शरीर एक ऐसी शक्ति से भागने की कोशिश कर रहे थे जिसे वे जीत नहीं सकते थे। अभिराज ने उन सभी को अपने मानसिक क्षेत्र में घेर लिया था। ऑक्टोपस के चारों ओर जमा हुए मुट्ठी भर जीवों को छोड़कर हर जानवर उसकी कुचलने वाली पकड़ में फंस गया था। पंजों ने रेत में खांचे खरोंचे। पंखों ने व्यर्थ घबराहट में हवा को पीटा। लेकिन कोई बच नहीं सकता था। उसने अपनी तलवार उठाई। ये केवल उसके धातु तत्व द्वारा बुलाई गई एक सामान्य तलवार थी, और उस इशारे में अनगिनत राक्षसों ने किसी तरह अपनी मौत का पल महसूस किया। उन्होंने सामूहिक चुनौती में दहाड़ लगाए। अनगिनत राजा और सम्राट जीव उस गति से उसकी ओर झपटे जिसने हवा को धुंधला कर दिया। लेकिन अभिराज तेज था। उसने अपनी प्रकाश ऊर्जा को इकट्ठा किया, उसे अपने तलवार के इरादे में भर दिया। फिर उसने ध्यान केंद्रित किया, हर शक्ति कण को एक ही सही रेखा में खींचा। अंत से पहले उस सांस रोके हुए सेकंड में उसकी आवाज गूंजी, मैं अणु हूं। आसमान में एक चकाचौंध रोशनी प्रज्वलित हुई। बनकरों में कैमरे सफेद हो गए। हर लेंस उस चमक से अभिभूत हो गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे एक नया सूरज दिखाई दिया हो। रोशनी बाहर की ओर फैली। भोर की शांत अनिवार्यता के साथ राक्षसों पर छा गई। वे चीखे, हजारों अतिव्यापी आवाजें आदिम आतंक के साथ ऊंची और फटी हुई। उनकी सारी शक्ति, उनकी सारी संख्या, उनकी सारी वृत्ति का कोई मतलब नहीं था। रोशनी ने उन्हें छुआ और उनका अस्तित्व खत्म हो गया। करोड़ों जीव, वॉरियर्स, मास्टर्स, किंग्स, सम्राट एक ऐसी चमक से निगल लिए गए जो इतनी पूर्ण थी कि उसने उनकी परछाइयों को भी मिटा दिया। रोशनी फैलती रही, दुनिया के जन्म जितनी चमकीली। एक अकेली धड़कन के लिए क्षितिज पर ऑक्टोपस ने भी अपनी विशाल आंखें फेर लीं। और फिर जितनी तेजी से यह आई थी, उतनी ही तेजी से चमक गायब हो गई। चुप्पी छा गई, गूंजती हुई और पूर्ण। रेगिस्तान ठीक उतना ही बंजर था जितना एक दिन पहले था। एक भी राक्षस नहीं बचा। कोई हड्डियां नहीं, कोई खून नहीं, केवल झुलसी हुई रेत। सुबह की हवा में ठंडी हो रही थी। अभिराज ने अपनी तलवार नीचे की। उसकी सांस धीमी और स्थिर थी। हमले में लगभग 4 खरब टन बल था, जो शुद्ध प्रकाश ऊर्जा से भरा हुआ था। उसके खिलाफ उन राक्षसों का कोई मौका नहीं था। दूर आश्रयगृहों और बंकरों में फीड वापस आ गया। नागरिक मूक विस्मय में घूरते रहे। मार्शल कलाकार दृश्य को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी सपने में हों। ड्रोन ने दृश्य देखा। अपने हाथ में शक्ति हथियार के साथ वह इससे भी मजबूत हमला कर सकता था, लेकिन वह एक ही हमला होगा। ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट ऊर्जा से हजारों मर जाएंगे। लेकिन यह क्या था? और हमला करने से पहले उसने क्या कहा था? हालांकि अन्य लोगों की सोच जटिल नहीं थी। उस समय उनके दिलों में केवल एक ही भावना थी, और वह विस्मय था और कुछ नहीं। अभिराज ने हवा में सांस छोड़ी। हफ, ये कितना अच्छा लगा। शायद मुझे अगली बार रसेंगान या कामेहामेहा का उपयोग करना चाहिए। वह कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। हमला रोमांचक महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने ऑक्टोपस पर नजर डाली। उन आंखों में डर नहीं था, केवल तिरस्कार और उपहास। उपहास देखकर अभिराज किसी तरह रोमांचित महसूस किया। वह जानवर ही अब एकमात्र ऐसा था जो उसे लड़ाई का असली स्वाद दे सकता था। अभिराज भी मुस्कुराया। आओ तो, मुझे देखने दो कि तुम किस चीज से बने हो। ऑक्टोपस की लाल आंखें जुड़वा मरते हुए सूरज की तरह चमक उठी। जैसे ही वह घातक प्रकाश तेज हुआ, पूरा समुद्र कांपने लगा। अभिराज ने एक दमघोंटू पूर्वाभास महसूस किया। उसके दिमाग ने इसे एक धड़कन से भी कम समय में संसाधित किया। धत्तेरे की, उसने तुरंत आभा को पहचान लिया, एक प्रवर्धन कौशल। लेकिन ये कोई साधारण बढ़ावा नहीं था। वह लहर के पैमाने को महसूस कर सकता था, कैसे वास्तविकता ही उन जलती हुई पुतलियों के चारों ओर विकृत होती हुई लग रही थी। कम से कम 5 गुना प्रवर्धन।
ऑक्टोपस की निगाह से प्रकाश के दो भाले फूटे। लाल लेजर किरणें इतनी चमकीली थीं कि जहां वे गुजरी, आसमान सफेद हो गया। किरणों के पूरी तरह से बनने से पहले ही अभिराज की सहज बुद्धि चिल्ला रही थी। उसका दिमाग किसी भी मशीन से तेज गणना कर रहा था। वह उस हमले के हर परमाणु को महसूस कर सकता था, हर प्रक्षेपवक्र और परिणाम की भविष्यवाणी कर सकता था। अगर वे किरणें उसे छूती, तो पुनर्जीवित करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। एक अणु भी नहीं। अगर उसने किनारे से हटने की कोशिश की, तो उससे मीलों पीछे सुपरसिटी भी एक ही चमक में गायब हो जाएगी। उसके दिमाग ने नैनो सेकंड में समाधान संसाधित किए। ऊर्जा को एक लक्ष्य चाहिए था, एक बलिदान। उसके सभी हजार क्लोन युद्ध के मैदान की परिधि से गायब हो गए और किरणों के सीधे रास्ते में दिखाई दिए। वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, सुनहरे कवच पहने हुए थे, हर एक उसकी मानसिक ऊर्जा के हर टुकड़े से मजबूत था। एक झिलमिलाहट वाले पल के लिए वे एक अटूट दीवार की तरह दिखे। फिर किरणें उनसे टकराईं। टक्कर एक विस्फोट की तरह भी नहीं लगी, ये बहुत अचानक थी, बहुत पूर्ण थी। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने ही वास्तविकता के उस पैच को हटाने का फैसला कर लिया हो। विनाश का एक गोला क्लोन को निगल गया। उनके शरीर हर एक सम्राट जितना शक्तिशाली प्रकाश के कणों में टूट गए और गायब हो गए। झटके ने युद्ध के मैदान को चीर दिया, रेत के टीलों को समतल कर दिया, राक्षसों के शवों को भाप बना दिया और पृथ्वी को काले शीशे में दागदार कर दिया। लेकिन उन्होंने उसे एक महत्वपूर्ण पल खरीद दिया। किरणों की ऊर्जा कम हो गई, फैल गई। अभिराज ने एक अकेली, मापी हुई सांस छोड़ी। फिर उसने अपना शक्ति हथियार तलवार उठाई और उसके अस्तित्व का हर रेशा गति में दहाड़ उठा। उसने अपनी भुजाओं के माध्यम से शक्ति हथियार की क्षमता को डाल दिया। 360 गुना प्रवर्धन कमजोर किरण से ताकत के एक टाइटैनिक विस्फोट में टकराया। तलवार और लेजर के मिलने पर उसके चारों ओर सुनहरी ऊर्जा का एक गुंबद खिल उठा। किरण फिर भी आगे बढ़ी। उसकी शक्ति राक्षसी थी, 400 खरब टन से अधिक विनाशकारी बल। उसके पलटवार ने इसे धीमा कर दिया, लेकिन इसे रोका नहीं। यह उस तक पहुंच गई। अंतिम कुछ अरब टन ऊर्जा अभिराज के कवच से टकराए और उसे एक ही गर्मागर्म फटकार में फाड़ दिया। उसकी त्वचा काली पड़ गई और फट गई, लेकिन इससे पहले कि वह दर्द महसूस कर पाता, उसका पुनर्जीवन पहले ही शुरू हो चुका था। मांस राख में जल गया और उसी धड़कन में फिर से उगाया। विनाश और पुनर्जन्म एकदम सही संतुलन में। फिर भी सरासर प्रभाव ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया, पिघली हुई रेत में आधा दब गया। एक पल के लिए दुनिया धुंधली हो गई। फिर किरण आखिरकार बिखर गई और चुप्पी लौट आई। अभिराज की छाती एक बार उठी। धत तेरे की, एक शॉट और वह इस अवस्था में कम हो गया था। अगर उसने हर क्लोन का बलिदान नहीं किया होता, अगर उसकी प्रतिक्रिया एक अंश धीमी होती, तो वह चला गया होता। उसने और अवतारों को बुलाने की कोशिश की और अपने कोर में एक शून्य महसूस किया। उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्ति जल गई थी। इससे पहले कि वह फिर से एक भी क्लोन प्रकट कर सके, उसे अपनी श्वास तकनीक से इसे फिर से भरना होगा। धीरे धीरे वह झुलसे हुए गड्ढे से उठा। उसकी त्वचा पर चिंगारियां नाच रही थी, क्योंकि उसके पुनर्जीवन ने आखिरी घावों की मरम्मत खत्म कर दी थी। एक राक्षस प्रवर्धन कौशल का उपयोग कैसे कर सकता है? उसने बुदबुदाया। उसकी आंखें संकरी हो गईं। तुम क्या रहस्य छिपा रहे हो? ऑक्टोपस की निगाहें ठंडी बुद्धिमत्ता के साथ उसका पीछा कर रही थीं। अपनी क्रूर शक्ति के बावजूद यह अछूता, अडिग दिख रहा था, जैसे अभिराज का हमला एक बच्चे का नखरा रहा हो। वह इसे फिर से उस किरण को चार्ज करने नहीं दे सकता था। अगर वह इस स्थिति में रहता, तो अगला शॉट या तो उसे भाप बना देगा या उसके पीछे के शहर को मिटा देगा। वह चला। एक पल में उसने युद्ध के मैदान के किलोमीटरों को टेलीपोर्ट किया, खुद को इस तरह से तैनात किया कि कोई भी और हमला खाली रेगिस्तान में हानिरहित रूप से फायर हो जाएगा। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। ऑक्टोपस के पीछे के पानी से 3 और समुद्री दानव उठे। एक किले के आकार की शार्क, एक स्टेडियम से बड़ी एक नीली वेल, एक सांप जिसके कुंडलित शरीर अशांत समुद्र के किलोमीटरों तक फैले थे। अभिराज इसे तुरंत महसूस कर सकता था, हर एक की कम से कम एक खरब मूल शक्ति थी। और इससे भी बदतर, हर कोई उद्देश्य की उसी परेशान करने वाली भावना को विकीर्ण कर रहा था। कौशल, रणनीति, राक्षसों से परे बुद्धिमत्ता। हालांकि राक्षस राजा के स्तर पर बुद्धिमत्ता और बात करने की क्षमता हासिल करते हैं, लेकिन वह बस उतना ही है। उनके जैसे नहीं। कौशल का उपयोग करते हुए उसने अपना जबड़ा भींच लिया और अपनी मानसिक ऊर्जा के माध्यम से ड्रोन को एक संदेश भेजा, वे तीनों तुम्हारे हैं। मैं सम्राट को संभालूंगा। कोई झिझक नहीं थी। एक सुनहरी धार आसमान में फट गई। ड्रोन उस गति से उड़ा जिसने हवा को ही गड़गड़ाहट कर दी। पूरी मानवता ने सांस रोके हुए चुप्पी में फीड देखा। वे और कुछ नहीं कर सकते थे। भेजने के लिए और योद्धा नहीं थे। बुलाने के लिए कोई भंडार नहीं था। उनका भाग्य 2 पुरुषों के हाथों में टिका था। जब ड्रोन समुद्र के ऊपर रुका, तो उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी पुतलियों से एक सुनहरी चमक फूटी। उसने अपना हाथ उठाया और एक अदृश्य अधिकार युद्ध के मैदान पर उतर आया। समुद्र मत गया और पीछे हट गया, जैसे उसे नमन कर रहा हो।
सम्राट की आभा। एक प्राचीन राजसी दबाव बाहर की ओर उमड़ पड़ा। उसके माथे के ऊपर एक सुनहरा मुकुट बना, प्रकाश में चमकता हुआ। एक पल के लिए वह एक आदमी से कम और किंवदंती में उकेरी गई एक आकृति जैसा लगा। वही आभा जिसने 20 साल पहले एक जानवर लहर को रोक दिया था। कहीं एक आश्रयगृह में एक छोटी लड़की ने अपनी मां से फुसफुसाया, वह एक राजा जैसा दिखता है। लेकिन अब भी कुछ अलग महसूस हो रहा था। ऑक्टोपस के अधीनस्थों ने हत्या की एक ऐसी इच्छा विकीर्ण की जो द्रोण ने उस पहली लड़ाई में सामना की थी उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। अकेली नीली वेल एक ही शरीर में भरी हुई एक पूरी सेना जैसी लगी। क्या महासागर सम्राट हमेशा इतना मजबूत रहा है? क्या उसने इस पूरे समय अपनी असली शक्ति छिपाई थी? किसी के पास जवाब नहीं था। द्रोण ने पता लगाने के लिए इंतजार नहीं किया। उसने अपना हाथ उठाया और समुद्र फट गया। उसने पहले हमला किया, तलवार की रोशनी जो पानी के पार फटी और सांप की खोपड़ी से टकराए। उसी समय शार्क ऊपर की ओर झपटी, जबड़े चौड़े, उसे पूरा निगलने का लक्ष्य रखा। दूसरी तरफ अभिराज ने पूरी तरह से ऑक्टोपस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। सम्राट की आंखें फिर से चमक उठी, इस बार एक किरण नहीं, बल्कि दुर्भावनापूर्ण प्रकाश की एक चमक। दर्जनों तंबू बाहर निकले, हर एक ध्वनि से तेज गति से चल रहा था, उसे हर कोण से एक साथ कुचलने की कोशिश कर रहा था। उसने संकोच नहीं किया। वह किनारे से धुंधला हो गया, पहले प्रभाव से मिलीमीटर से बच निकला। उसने अपने तलवार के एक वार से अगले तंबू का सामना किया, अपनी पूरी 320 खरब टन शक्ति को वार में डाल दिया। ब्लेड उतरा, लेकिन फिर वह रुक गया। और बस रुक गया। अभिराज की पुतलियां सिकुड़ गईं। तंबू ने प्रभाव को ऐसे सोख लिया जैसे वह कुछ भी नहीं था। त्वचा पर खरोंच भी नहीं आई। पूरा विशाल शरीर झिलमिलाया, जैसे वास्तविकता और नीचे के मांस के बीच एक बाधा मौजूद थी। एक और कौशल, एक रक्षात्मक, लेकिन उसने संपर्क के क्षण में कुछ महसूस किया। एक कंपन जो बाधा से नीचे के मांस में गुजरा। ये पूर्ण नहीं है। वह पीछे हट गया, एक और वार से बचने के लिए हवा में पलट गया। अगर मैं उसी जगह पर मारता रहूं, अगर मैं अवशोषण को ज्यादा कर दूं। उसे समय चाहिए होगा, समय जो उसके पास नहीं था। द्रोण और समुद्री दानव ताकत के एक टाइटैनिक संघर्ष में बंद थे। सुनहरी किरणें आसमान से बरस रही थी क्योंकि द्रोण ने अपनी हर तकनीक को उजागर किया। सांप ने संघनित जल दबाव के विस्फोटों से जवाब दिया जिसने समुद्र में ही छेद कर दिए। शार्क के पंखों ने सोनिक बूम के साथ हवा को फाड़ दिया। नीली वेल बस आगे बढ़ी, समुद्र को सुनामी में पीटा जिसने तटरेखा को पीटा। हर टक्कर ने युद्ध के मैदान में झटके भेजे। द्रोण की सम्राट आभा सांप की शक्ति से टकराए, एक चकाचौंध वाले तमाशे में जिसने आसमान को सोने और नीले रंग से विभाजित कर दिया। वह एक युद्ध देवता जैसा लगा, राजसी और अटल। लेकिन हर बार जब उसने हमला किया, तो एक और तंबू या जबड़ा उसके लिए आया। वेल के थौक ने उसे लहरों में दे मारा। सांप के दांतों ने उसके कवच को फाड़ दिया, खून से समुद्र को छींट दिया। वह फिर से उठा, विद्रोही। उसकी आभा धधक रही थी। लेकिन दूर से भी अभिराज इसे देख सकता था, द्रोण भारी खून बह रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। अभिराज की अपनी श्वास तकनीक अधिकतम पर चल रही थी। उसका कोट धीरे धीरे भर रहा था, हर मापी हुई सांस के साथ शक्ति के कीमती बूंदें इकट्ठा हो रहे थे। वह अभी तक द्रोण की मदद नहीं कर सकता था। उसके अपने पुनर्जीवन को उन शक्तियों की जरूरत थी। वह केवल सम्राट को व्यस्त रख सकता था। ऑक्टोपस फिर से आया। तंबू गिरते हुए पहाड़ों की तरह नीचे गिरे। अभिराज उनके बीच बुनाई करता रहा, बार बार हमला करता रहा। बाधा ने हर वार को पिया, लेकिन कंपन बढ़ता रहा। वह ढाल को कमजोर होते हुए महसूस कर सकता था, अणु दर अणु। उसे थकान महसूस नहीं हुई। उसकी सहनशक्ति असीमित थी। उसका पुनर्जीवन हर चोट, हर जलन, हर टूटी हुई हड्डी की मरम्मत करता था। 1 घंटा बीता, फिर एक और। द्रोण अभी भी लड़ रहा था। सांप मर चुका था, उसकी खोपड़ी एक अंतिम, हताश वार से खुली हुई थी। शार्क खून से लथपथ लहरों में बेजान तैर रही थी। लेकिन नीली वेल बनी रही, द्रोण से बार बार टकराती रही। द्रोण का सुनहरा मुकुट झिलमिलाया। उसकी आभा बुझ गई, लेकिन उसने एक आखिरी बार अपना हाथ उठाया, अपने पीटे हुए शरीर में बची हुई सारी शक्ति इकट्ठा कर ली। एक दहाड़ के साथ जिसने आकाश को हिला दिया, उसने अपनी तलवार वेल के दिल में डाल दी। एक सदमे की लहर समुद्र में फैल गई। वेल एक बार ऐंठी और ढह गई। द्रोण थकावट से घुटनों के बल लाश पर गिर पड़ा, हर कोशिका चिल्ला रही थी। लेकिन वह जीवित था। उसने अपना काम कर दिया था। अभिराज ने ऑक्टोपस को देखा। उसका पूरा शरीर अब ऊपर नीचे हो रहा था। एक बार अभेद्य बाधा अस्तित्व में झिलमिला रही थी और बाहर निकल रही थी, मरती हुई लौ की तरह। आंखें फिर से चमक उठी, लेकिन और किरणें नहीं आईं। आकर्षित करने के लिए और शक्ति नहीं थी। ये हताश होकर लड़ रहा था। और यह जानता था देर सवेर वह तलवार उसके मांस तक पहुंच जाएगी। उसने उसकी निगाह से मुलाकात की। और पहली बार उसने उन विशाल लाल आंखों में अहंकार के अलावा कुछ और देखा। उसने अनिच्छा देखी, पछतावा। ऑक्टोपस ने पहले ही अपनी आंख की किरणों का 10 बार उपयोग कर लिया था, उसका कोर भी अब खाली था।
रक्षात्मक बाधा मुश्किल से सक्रिय हुई थी। वह जानता था, वह इस आदमी के खिलाफ जीत नहीं सकता था। एक स्मृति उसके दिमाग में भर गई। 50 साल पहले, वह एक साधारण प्राणी था। एक थोड़ी बड़ी ऑक्टोपस और कुछ नहीं। फिर, अंधेरे में, एक आवाज उसके दिमाग के अंदर बोली थी। एक आदेश, बढ़ो, जीतो, 50 साल में मानवता को नष्ट कर दो। उस पल में, उसने बुद्धिमत्ता हासिल कर ली थी। शक्ति उसके मांस के माध्यम से बढ़ी, उसे पहचान से परे उत्परिवर्तित कर दिया। ये बढ़ता गया और बढ़ता गया, अजय, जब तक कि यह अकल्पनीय शक्ति के साथ एक चरम स्तर का सम्राट नहीं बन गया। आवाज ने उसे सब कुछ वादा किया था, महासागरों पर प्रभुत्व, ग्रह पर सर्वोच्चता। लेकिन शर्त सरल थी, अगर मानवता बच गई, तो वह मर जाएगा। दशकों तक, उसने इंतजार किया था। समुद्रों को जीता, हर प्रतिद्वंद्वी को वश में किया। और जब मानवता का प्रतिरोध बहुत मजबूत हो गया, तो उसने खुद को प्रकट किया, उन्हें जांच में रखते हुए, ये सुनिश्चित करते हुए कि नियुक्त समय से पहले कोई अंतिम जीत न हो। 20 साल पहले, उसने द्रोण से लड़ाई की और उसे बख्श दिया। क्योंकि आदेश अभी तक पूरा नहीं हुआ था, वह उस समय मार नहीं सकता था। आज, 50 साल बाद, उसने ये निर्णायक लड़ाई शुरू की। उसे यकीन था कि वह उन कमजोर चींटियों को एक दिन में कुचल सकता है। फिर सब कुछ उसका अकेले का होगा। लेकिन आज, सब कुछ बिखर गया। एक आदमी की वजह से। अभिराज की तलवार उठी, उसकी इकट्ठा की गई शक्ति के आखिरी हिस्से के साथ चमक रही थी। ऑक्टोपस ने ऊपर देखा, और एक पल के लिए, उन विशाल, प्राचीन आंखों में, एक दलील थी, जीने की इच्छा। फिर अभिराज ने ब्लेड को नीचे गिराया। बाधा टूट गई। स्टील मांस से मिला। महासागर सम्राट मुकुट से तंबू तक, साफ साफ दो हिस्सों में बढ़ गया। उसकी चेतना शून्य में विलीन हो गई। चुप्पी लौट आई। द्रोण ने अपना सिर उठाया, मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन उसने शरीर को गिरते देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, शब्दों से परे थक गया। युद्ध खत्म हो गया था। और मानवता, हर कारण के खिलाफ अभी भी जीवित थी। लेकिन फिर, अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, उन्हें नहीं, ग्रह पर हर किसी ने अपने सिर में किसी की आवाज सुनी। यह बाहरी ब्रह्मांड से एक दिव्य आवाज की तरह थी। एक शाही फरमान, सुनो, पृथ्वी के बच्चों। मैं फ्रेया हूं, आदिम मानव जाति की केंद्रीय बुद्धिमत्ता। तुम्हारी प्रजाति ने अपनी परीक्षा पार कर ली है और खुद को योग्य साबित किया है। इस क्षण से, तुम आदिम गठबंधन द्वारा पोषित और उत्थान किए जाओगे। खुद को तैयार करो, क्योंकि हमारी तरह का एक दूत जल्द ही तुम्हारी दुनिया पर उतरेगा। इस संदेश ने हर किसी को उनके दिमाग में बिजली की तरह मारा। वे संसाधित नहीं कर पाए कि यह सब क्या चल रहा था। कुछ ने तो सोचा भी कि अभी अभी हुए धरती को हिला देने वाले युद्ध के बाद, वे शायद सीधे सोचने के लिए बहुत थक गए थे। कुछ बुजुर्गों ने माना कि वे शायद बूढ़े हो गए होंगे। लेकिन इतने जबरदस्त घटना को दबाया नहीं जा सकता था। जल्द ही उन्होंने अपने विचार साझा करना शुरू कर दिया, और इस तरह पृथ्वी पर हर किसी को एहसास हुआ कि आवाज कोई मतिभ्रम या भ्रम नहीं थी। युद्ध के मैदान में, द्रोण और अभिराज एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों के चेहरों पर एक जैसे प्रश्न चिन्ह थे। अभिराज ने पूछा, पुष्पक, क्या तुम शायद किसी आदिम मानव जाति को जानते हो? पुष्पक की आवाज तुरंत आई, थोड़ी उत्तेजित। बॉस, आपने ये नाम कहाँ सुना? आपके पुराने ग्रह पर उनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैं आपके ग्रह के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अभिराज ने अपनी आंखें घुमाई। तुम पुराने हो, तुम्हारी पूरी पीढ़ी पुरानी है, मोटे पांडा। लेकिन फिर उसने पुष्पक को संदेश के बारे में बताया। पुष्पक चुप हो गया। अभिराज भौहें सिकोड़ी। पुष्पक, अभी भी चुप्पी। मोटे। फिर पुष्पक की निर्विवाद रूप से उत्साहित आवाज आई। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बॉस। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, है ना? अभिराज ने फिर से अपनी आंखें घुमाई। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पुष्पक लगभग चिल्लाया। आदिम मानव जाति आपसे संपर्क करने जा रही है। बॉस, आपका ग्रह ऊंचाई पर जाने वाला है। मैं आपकी बड़ी, मोटी जांग नहीं छोड़ने वाला। अभिराज ने आह भरी। क्या तुम इतने बच्चे बनना बंद करोगे और मुझे विवरण बताओगे? पुष्पक ने एक गहरी सांस ली। हाँ, बॉस, आदिम मानव जाति ब्रह्मांड की संप्रभु जातियों में से एक है। संप्रभु जाति? हाँ, बॉस, आप पहले से ही जानते हैं कि ब्रह्मांड में अनगिनत जातियां हैं, लेकिन केवल 5 जातियों को संप्रभु जातियां कहा जा सकता है। आदिम मानव जाति उनमें से एक है। संप्रभु जाति? हाँ, उनमें क्या खास है? पुष्पक ने कहा, आप क्या जानते हैं, बॉस? यहाँ तक कि मेरे गुरु भी एक संप्रभु जाति में एक पावर हाउस बनने के लायक नहीं है। एक संप्रभु जाति में कई गैलेक्टिक लॉर्ड मौजूद हैं। गैलेक्टिक लॉर्ड से ऊपर ब्रह्मांड क्षेत्र है, लेकिन वह भी उन्हें संप्रभु नहीं बनाता है। ब्रह्मांड क्षेत्र से ऊपर एक और क्षेत्र है, अंतिम क्षेत्र, यूनिवर्सल सुप्रीम। वे ब्रह्मांड में जीवन का अंतिम विकास हैं। कोई भी जाति जिसके ऊपर एक सुप्रीम देखरेख कर रहा है, वह एक संप्रभु जाति है। तो यह ऐसा था। अभिराज की आंखों के सामने एक विशाल दुनिया खुल गई। वह ब्रह्मांड घूमना चाहता था, हर जाति से मिलना चाहता था, उनके भोजन का स्वाद लेना चाहता था, और उनके रीति रिवाजों का अनुभव करना चाहता था, सब कुछ।
तो ब्रह्मांड में 5 संप्रभु जातियां हैं। क्या इसका मतलब ये था कि ब्रह्मांड में 5 सुप्रीम मौजूद हैं? पुष्पक ने कहा, वास्तव में नहीं। आदिम मानव जाति के पास 7 सुप्रीम हैं। 7। क्या तुम बाकी 4 जातियों को जानते हो? स्वर्गीय जाति, पिशाच जाति, कॉस्मिक बेहेमोथ जाति और टाइटन जाति। तो स्वर्गीय जाति नंबर 1 है। हाँ, वे नंबर 1 जाति हैं। लेकिन आदिम मानव जाति दूसरे स्थान पर है। अभिराज ने अचानक पुकारा, ओम, मिस फ्रेया, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसे जवाब मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन आवाज उसके दिमाग में आई। आप मुझे महारानी फ्रेया कह सकते हैं। अपना प्रश्न पूछो। तुम इस ग्रह के चैंपियन हो, इसलिए तुम्हें 5 मुफ्त प्रश्नों का अधिकार है। उसके बाद तुम्हें जवाब पाने के लिए योगदान अंक का भुगतान करना होगा। तो ऐसा है। ठीक है, फिर क्या आप मुझे इस परीक्षा के मुद्दे के बारे में बता सकती हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अपने मुफ्त अवसरों में से एक का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, मुझे यकीन है। तुम्हारे ग्रह ने एक गैलेक्टिक पावरहाउस को नाराज कर दिया था। उसने पिछली सभ्यता को नष्ट कर दिया और तुम्हारे सौर मंडल को सील कर दिया। लेकिन उस सभ्यता में क्षमता थी। आदिम मानव जाति भविष्य के लिए पोषण करने के लिए हमेशा होनहार मानव जातियों की तलाश में रहती है। जब हमने तुम्हारे ग्रह को स्कैन किया, तो वह सील था। हमने जाति की क्षमता का निरीक्षण करने के लिए इसे खोल दिया, लेकिन वह पहले ही जा चुकी थी। हमें यहाँ एक नई जाति मिली। इसलिए हमने तुम्हें एक परीक्षा के साथ साथ एक अवसर भी दिया, 50 साल में इतनी शक्ति हासिल करने के लिए कि तुम उस आपदा से बच सको जो हमने तुम्हारे लिए बनाई थी। हमने आपदा को इतना मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया था कि केवल एक ग्रह शक्ति केंद्र ही उससे निपट सके। लेकिन तुमने एक राजा के रूप में आपदा को मार डाला। इसने हमारा ध्यान खींचा। इसलिए एक दूत तुम्हारी क्षमता का न्याय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे ग्रह पर आएगा। अगर तुम्हारी क्षमता मूल्य 1 लाख अंकों से अधिक हो जाता है, तो तुम्हारी जाति को आदिम मानव जाति में शामिल कर लिया जाएगा। वह एक लंबा जवाब था, लेकिन उसके सभी संदेह आखिरकार स्पष्ट हो गए। फिर उसने फिर से पूछा, क्षमता मूल्य क्या है? एक प्राणी का पूरा अस्तित्व उसका क्षमता बिंदु है। हम उस संख्या को माप सकते हैं। अगर किसी के पास 10 क्षमता बिंदु हैं, तो उसे एक छोटा प्रतिभागी माना जाता है। अगर ये 10 बिंदुओं से अधिक हो जाता है, तो वह एक पूर्ण प्रतिभागी है। अगर मूल्य 20 बिंदुओं से अधिक हो जाता है, तो वह एक राक्षस है। और अगर 30 बिंदुओं को पार कर लिया जाता है, तो वह एक किंवदंती है। अगर 40 बिंदुओं को पार कर लिया जाता है, तो वह एक मिथक है। इसलिए हम तुम्हारी जाति के लोगों और उनके क्षमता मूल्यों की जांच करेंगे। अगर संयुक्त रूप से वे 1 लाख अंकों से अधिक हो जाते हैं, तो तुम्हें हमारे साथ जुड़ने के योग्य माना जाएगा। ठीक है, महारानी फ्रेया। बस इतना ही। तुमने अपने 2 मुफ्त स्लॉट का उपयोग कर लिया है। पृथ्वी अब एक भव्य मंच में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन वह वास्तव में इसके लिए उत्सुक था। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान फैल गई। फिर उसने द्रोण को देखा। वह अभी भी खून से लथपथ था। अभिराज ने अपनी उपचार क्षमता का उपयोग किया, और द्रोण 30 सेकंड में ठीक हो गया। वह बिल्कुल नए जैसा था। अभिराज ने आसपास मंडरा रहे ड्रोन को देखा। उसने कहा, नमस्ते, मैं अभिराज हंट हूँ। जो आवाज आपने अपने दिमाग में सुनी है, वह असली है। एक दूत जल्द ही हमारे ग्रह पर पहुंचेगा। पृथ्वी का हर कोना अब चर्चा से भरा था। आज उन्होंने 2 दुनिया को हिला देने वाली घटनाओं का सामना किया था। पहली वह लड़ाई थी जिसने पृथ्वी के इतिहास को बदल दिया था, लेकिन उन्हें इसका जश्न मनाने का समय भी नहीं मिला था। अब कुछ विदेशी उनके ग्रह पर आने वाला था। क्या होगा अगर वे उन्हें गुलाम बनाने आ रहे थे? क्या वह बुरा नहीं होगा? हालांकि वे डर में रहे थे, कम से कम उनके पास अपनी आजादी तो थी। फिर अभिराज फिर से बोला, चिंता मत करो, लोगों। वे बुरे इरादों से नहीं आ रहे हैं। मैंने एआई से बात की है। उसने पुष्टि की कि अगर हम उन्हें पर्याप्त क्षमता दिखा सकते हैं, तो हम उनका हिस्सा बन सकते हैं। द्रोण अभिराज द्वारा दिखाए गए उपचार कौशल से पहले ही हैरान था। अभिराज के सभी कौशल इस दुनिया से बाहर महसूस हुए। उसे वे कहां से मिले? और अब वह कह रहा था कि उसने आवाज से बात की थी। द्रोण ने भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया था। द्रोण ने पूछा, अरे अभिराज, क्या तुमने सच में उससे बात की? मैंने भी कोशिश की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अभिराज ने उसे उस बातचीत के बारे में बताया जो उसने एआई के साथ की थी। द्रोण ने सिर हिलाया। तो ऐसा है। उसने मुझे जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं वह नहीं था जिसने उस ऑक्टोपस को मारा था। अभिराज ने कहा, अध्यक्ष, इस ऑक्टोपस को शहर ले आओ। हम इस चीज के साथ एक सुपर दावत कर सकते हैं। हम 3 दिन और 3 रातों तक जश्न मनाएंगे। द्रोण ने सिर हिलाया। हाँ, मैं भी यही योजना बना रहा था। वह मुस्कुराया। ललित और अमर उनके पास आए। प्रभात तारे परिवार के मुखिया अपने बेटे के साथ उनके बगल में आए। वह अभिराज के सामने खड़ा हुआ और झुक गया। हमें खेद है, मिस्टर हंट। अभिराज की शक्ति देखने के बाद, भले ही उनमें 5000 पुरुषों की हिम्मत होती, वे अब हंस को शत्रुता देने की हिम्मत नहीं करेंगे।
वह आत्महत्या होगी। अभिराज वास्तव में उनसे नफरत नहीं करता था, इसलिए उसने उन पर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान देखकर पिता और पुत्र की जोड़ी खुशी से चमक उठी। फिर नोवा संतरी में मार्शल कलाकार ऑक्टोपस के शव को बाहर निकालने के लिए समुद्र में गए। ये 100 किलोमीटर लंबा था। हर तंबू लगभग 50 किलोमीटर लंबा था, इसलिए एक भव्य दावत आयोजित की जाएगी। 20 लाख मार्शल कलाकार अभी भी वहां मौजूद थे। जब द्रोण और अभिराज उनके सामने आए तो वे सामूहिक रूप से घुटनों के बल बैठ गए। शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। उनके कार्यों ने दिखाया कि उस क्षण वे कितनी गहराई से महसूस कर रहे थे। यह एक शानदार दृश्य था। 20 लाख लोग दो पुरुषों के सामने घुटने टेक रहे थे। फिर हर कोई सुपरसिटी 1 की ओर लौटने लगा। अभिराज सीधे हंट संपदा में गया। उसका परिवार पूरे समय तनाव में रहा था। जब वह, जयंत, रौनक और अमर पहुंचे तो वहां हजारों लोग खड़े थे। उन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हुए अपने परिवार के स्तंभ का स्वागत किया। नंदिनी आगे बढ़ी और अभिराज को गले लगा लिया। उसने कुछ नहीं कहा। अश्विन ने भी उसे गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है, बेटा। मैं अब बिना किसी पछतावे के मर सकता हूँ। अभिराज ने कहा, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, बूढ़े आदमी? मुझे अभी भी एक प्यारी छोटी बहन की जरूरत है। तुम मरने की बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें मेरे बच्चों को गोद में लेना होगा और उनके साथ खेलना होगा। मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुम्हें पता है। तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। अश्विन जोर से हंसा। जरूर। तुम मुझे पोता पोती कब दे रहे हो? उसने रोशनी को देखा। वह तुरंत लाल हो गई, लेकिन वह अभिराज को बधाई देने के लिए आगे नहीं आई। अभिराज ने रोशनी में उस हल्के बदलाव को देखा, इसलिए उसने सभी को बर्खास्त कर दिया। रोशनी जाने ही वाली थी। रुको, रोशनी, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? रोशनी ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, कुछ नहीं। मैं शायद आगामी विदेशी के बारे में थोड़ी तनाव में हूँ। ही, वह अजीब तरह से हंसी। अभिराज ने अपनी आंखें संकरी कर लीं। क्या किसी ने तुमसे कुछ बुरा कहा? उसकी निगाहें एक पल में ठंडी हो गईं। परिवार में कौन उसकी बुराई करने की हिम्मत करेगा? मुझे बताओ, रोशनी, क्या किसी ने कुछ कहा? रोशनी की आंखें लाल हो गईं। अभिराज, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तुम किसी बहुत, बहुत बेहतर के लायक हो। तब अभिराज समझ गया कि उसे क्या परेशान कर रहा था। जब दो भागीदारों की सामाजिक स्थिति शक्ति और दर्जे में दुनिया से अलग थी, स्वाभाविक रूप से कमजोर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करेगा। वह इन दिनों इतना व्यस्त रहा था कि उसने उसकी भावनाओं पर विचार नहीं किया था। अभिराज आगे बढ़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। पागल लड़की, तुम्हारे अलावा कोई और मेरे लायक नहीं है। मैं, अभिराज हंट, केवल तुम्हें ही अपने बगल में खड़े होने की अनुमति दूंगा। मेरी नजरों में कोई और योग्य नहीं है। रोशनी ने पूछा, क्यों? उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन उसके दिल में मिठास खिल रही थी। अभिराज मुस्कुराया। बेशक, क्योंकि मैं एक सर्वोच्च प्रतिभा हूँ। दुनिया में कौन है जो मेरे लायक है सिवाय उस लड़की के जिससे मैं प्यार करता हूँ। रोशनी अपने आंसू के माध्यम से हंसी। अभिराज ने उसे अपने गले से बाहर निकाला और उसके आंसू पोंछ दिए। फिर कभी ऐसा मत सोचना, ठीक है? हालांकि अभिराज व्यंग्यात्मक लग रहा था, वह सच कह रहा था। अपने सिस्टम के साथ, वह भविष्य में किसी से भी आगे निकल जाएगा। कोई और उसके लायक नहीं था, सिवाय उसके जीवन के पहले प्यार के। रोशनी ने सिर हिलाया। अभिराज ने कहा, जाओ, तैयार हो जाओ। हम 3 दिन और 3 रातों के लिए एक भव्य उत्सव मना रहे हैं। हम पूरे शहर का दौरा करेंगे। फिर मैं तुम्हें अपने साथ पूरी दुनिया देखने ले जाऊंगा। महासागर सम्राट का शरीर अब खतरा नहीं था। अंतिम लड़ाई के बाद उसके विशाल शव को अनगिनत टुकड़ों में काट दिया गया। तब भी उसे पकाना आसान नहीं था। सामान्य आग उसके मांस को गर्म भी नहीं कर सकती थी, पका तो दूर की बात थी। तो द्रोण, अग्नि तत्व सम्राट, आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ उठाए और ज्वालामुखी के कोर से ज्यादा गर्म, चकाचौंध वाली लपटें फूट पड़ीं। घंटों तक आग ऑक्टोपस के मांस के पहाड़ के आकार के टुकड़ों के चारों ओर लिपटी रही। उसकी गंध सैकड़ों मील तक फैल गई। जब मांस आखिरकार नरम हो गया और नीले आकाश में भाप उठी, तो लोगों को पता चला यह एक ऐसी दावत थी जो इतिहास में किसी ने कभी नहीं देखी थी। खबर हर जगह फैल गई। पृथ्वी के हर कोने में एक संदेश प्रसारित किया गया, सुपर सिटी सभी के लिए खुली है। आज हम मानवता की जीत का जश्न मनाते हैं। लोग अंतहीन लहरों में आए। दूर के आधार शहरों से वे विमानों या सड़क मार्ग से पहुंचे। अब पृथ्वी पर कोई राक्षस मौजूद नहीं था। कुछ रो पड़े जब उन्होंने सुपर सिटी के द्वार खुले देखे। 50 सालों तक किसी ने अनुमति के बिना अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। अब यहां तक कि बच्चे भी अपने हाथों में खिलौनों के साथ विशाल प्लाजा में भाग रहे थे। मुख्य चौक पर बड़ी स्क्रीन पर मानवता के संघर्ष के पुराने वीडियो चलाए गए। विनाश और आतंक के दृश्य तेजी से गुजरे, राक्षस शहरों को चीरते हुए, योद्धा एक के बाद एक गिरते हुए। फिर वह क्षण आया जब अभिराज अकेला महासागर सम्राट के खिलाफ खड़ा था।
रिकॉर्डिंग में उसे काले लहरों के ऊपर तैरते हुए दिखाया गया, हाथ में तलवार, आंखें दुश्मन पर टिकी हुई थीं। लोग शांत हो गए, उस पल को बार बार देखते रहे। यहां तक कि सबसे मजबूत लड़ाकों को भी अपनी छाती में कसाव महसूस हुआ। अगर अभिराज दिखाई नहीं देता, तो उनकी पूरी प्रजाति शायद मिट गई होती। द्रोण भीड़ के सामने खड़ा था, कवच के बजाय एक साधारण लबादा पहने हुए था। उसे अब प्रभावशाली दिखने की जरूरत नहीं थी। दुनिया पहले ही जानती थी कि वह एक किंवदंती है। कैमरे उसके सुंदर चेहरे पर केंद्रित थे क्योंकि उसने सभी को शांत करने के लिए एक हाथ उठाया। कुछ समय पहले द्रोण ने शुरू किया, उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। मैंने एक वादा किया था। मैंने कहा था कि जो कोई भी 20 साल का होने से पहले राजा बन सकता है, वह गठबंधन का अगला अध्यक्ष होगा। वह रुका। मंच पर एक हवा चली। लेकिन उस युवा ने केवल राजा ही नहीं बना। उसने कुछ ऐसा किया जिसका हम में से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने मानवता के लिए पूरी दुनिया को जीत लिया। जयकार की एक लहर फूट पड़ी। कुछ लोगों ने इतनी जोर से ताली बजाई कि उनके हाथ लाल हो गए। द्रोण ने शोर कम होने का इंतजार किया। वह मुड़ा और इशारा किया। अभिराज एक सादे काले कोट पहने हुए दिखाई दिया। वह लगभग शर्मीला लग रहा था। द्रोण ने उसके कंधे पर एक हाथ रखा। वह अब इस ग्रह पर सबसे मजबूत जीवित व्यक्ति है, द्रोण ने कहा। इसलिए आज मैं उसे अध्यक्षता सौंपता हूं। अभिराज ने दोनों हथेलियां उठाईं। रुको, रुको, उसने कहा, लगभग हंसते हुए। अध्यक्ष, यह एक बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी भी बहुत छोटा हूं। और मेरी एक बहुत ही प्यारी जीवन साथी है। उसने चारों ओर देखा जब तक कि उसने भीड़ में रोशनी को नहीं देखा। उसका चेहरा लाल हो गया। अभिराज ने जारी रखा, मेरे पास सब कुछ प्रबंधित करने का समय नहीं होगा। ये कैसा रहेगा? मैं मानद अध्यक्ष बन सकता हूँ। और आप वह करना जारी रखें जिसमें आप पहले से ही बहुत अच्छे हैं। द्रोण की भौहें ऊपर उठ गईं। धत तेरे की नहीं, उसने जवाब दिया, उसी सीधे लहजे में जिसका उसने हमेशा इस्तेमाल किया था। मैं इस प्रबंधन बकवास में अच्छा नहीं हूँ। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और शायद किसी दिन विशाल ब्रह्मांड देखना चाहता हूँ। अभिराज अवाक था। एक पल के लिए उसने बस द्रोण को घूरा। कैमरे घूम रहे थे, पूरे आदान प्रदान का सीधा प्रसारण कर रहे थे। आप अभी भी अध्यक्ष हैं, आपको पता है, अभिराज ने कहा। द्रोण ने चारों ओर देखा जैसे वह नौकरी किसी पर थोपने के लिए खोज रहा हो। उसकी आंखें ललित पर टिकी, जो चिकित्सकों की एक पंक्ति के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। द्रोण और अभिराज दोनों ने अपनी निगाहें उस पर डालीं। ललित ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक बर्फीली सिहरन महसूस की। उसने एक कदम पीछे लिया। अभिराज मुस्कुराया और कहा, तो ये तय हो गया। ललित ग्रेविस मेरी ओर से गठबंधन को नियंत्रित करेगा। ललित का मुंह खुल गया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मैंने इसके लिए कब सहमति दी? उसने सोचा, लेकिन भीड़ पहले ही फिर से जयकार कर रही थी और उसने न कहने की हिम्मत नहीं की। पूरी दुनिया में लोगों ने इस हास्यास्पद हस्तांतरण को देखा। कुछ फर्श पर लोटपोट हो रहे थे। अन्य लोग बस सिर हिला रहे थे। यहां तक कि रिपोर्टर भी शब्दों के लिए खोए हुए लग रहे थे। एक कैमरामैन ने अपने साथी से फुसफुसाया, वे जानते हैं कि वे लाइव हैं, है ना? अभिराज और द्रोण ने एक ही समय में कंधे उचकाए, जैसे कह रहे हों, तो क्या? फिर अभिराज ने एक हाथ उठाया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मेरी बात सुनो, उसने कहा, उसकी आवाज प्लाजा के पार गूंज रही थी। अब समय आ गया है कि हम अपने ग्रह का पुनर्निर्माण करें। पृथ्वी अब हम सभी की है। चलो इसे उस भव्य मंच के योग्य कुछ बनाते हैं जिसमें हम प्रवेश करने वाले हैं। जल्द ही विदेशी जातियां दौरा करेंगी। हमें उन्हें दिखाना चाहिए कि पृथ्वी शक्ति और सुंदरता की जगह है। इस बार प्रतिक्रिया सिर्फ जयकार नहीं थी। ये शुद्ध उत्साह की एक दहाड़ थी। दशकों से लोग दीवारों और बाधाओं के पीछे फंसे हुए थे। उन्होंने सुपरकॉन्टिनेंट और दुनिया के छिपे हुए चमत्कारों को देखने का सपना देखा था। अब वे सपने पहुंच के भीतर थे। अभिराज मंच से नीचे उतरा और रोशनी की ओर चला गया। उसने बिना एक शब्द कहे उसका हाथ पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे वे दोनों हवा में ऊपर उठे। लोग विस्मय में देखते रहे क्योंकि वे ऊंचे और ऊंचे चढ़ते गए, जब तक कि वे आसमान के खिलाफ केवल काले आकार नहीं बन गए। अगले 3 दिनों तक अभिराज और रोशनी ने ग्रह के हर कोने की यात्रा की। वे गहरे जंगलों और अंतहीन रेगिस्तानों के ऊपर उड़े। वे लहरों के नीचे गोता लगाया, जहां अभिराज ने मानसिक ऊर्जा से एक विशाल बुलबुला बनाया। उसके अंदर वे शांत पानी के नीचे पारिस्थितिकी तंत्र और मूंगा घाटियों के माध्यम से बह गए। कभी कभी रोशनी गुजरती हुई एक अजीब मछली को छूने के लिए हाथ बढ़ाती थी। हर प्राणी अपोकैलिप्टिक समय में राक्षस नहीं बना। केवल कुछ चुने हुए आप कह सकते हैं। अगर हर जानवर राक्षस बन गया होता, तो अभिराज को लाखों में नहीं, अरबों में मारना पड़ता। कभी कभी अभिराज समुद्र तल की ओर इशारा करता और फुसफुसाता कि नीचे कुछ छिपा हुआ है। एक बिंदु पर उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग रेत और चट्टान की एक पूरी परत को उठाने के लिए किया।
उसके नीचे प्राचीन खंडहर थे, एक सभ्यता की इमारतें जिनके बारे में कोई नहीं जानता था कि वे मौजूद थीं। रोशनी ने अपने हाथ से अपना मुंह दबा लिया, उसकी आंखें चौड़ी थीं। जमीन के ऊपर ललित पहले से ही काम में दफन था। उसे भटकने या तलाशने का मौका नहीं मिला। उसने वे 3 दिन एक नियंत्रण कक्ष के अंदर बिताए, स्क्रीनों और नक्शों से घिरा हुआ। हर क्षेत्र में नए शहर की योजना बनाई गई थी। गठबंधन के खजानों और भंडार गृहों से संसाधन एकत्र किए गए थे। अब कोई आधार शहर बाधाओं के पीछे बंद नहीं होंगे। अब कोई राष्ट्र टुकड़ों के लिए नहीं लड़ेंगे। ये सब गठबंधन होगा, एक ही बैनर के नीचे एक साम्राज्य। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया होगा, लेकिन अब कोई भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई जानता था, अगर मानवता अभी भी जीवित थी तो यह अभिराज की वजह से थी। और गहराई में वे कुछ और भी जानते थे। इंसान लालची थे। उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए एक पूर्ण शक्ति के बिना वह लालच दुनिया को फिर से फाड़ सकता था। भोर से पहले उन शांत घंटों में, जब काम एक पल के लिए धीमा हो जाता था, ललित आह भरता और अपना चेहरा रगड़ता था। उसने कभी शक्ति के लिए नहीं पूछा था, लेकिन अब वह दुनिया का कार्यवाहक सम्राट था। ड्रोन इस बीच चलने के लिए अपना रास्ता था। वह एक अग्नि तत्व मार्शल कलाकार था और अभिराज ने उसे लॉ के नियमों को समझने में मदद करने के लिए एक विशेष अग्नि तत्व पत्थर दिया था। ड्रोन खुद को प्रशिक्षण के लिए बंद कर लिया। उसने उस दिन का सपना देखा जब वह ग्रह क्षेत्र में टूट जाएगा और सितारों के बीच उड़ जाएगा। सुपर सिटी एक में वापस, जिसे अब अरोरा सिटी, गठबंधन की राजधानी कहा जाता है, अभिराज ने रोशनी और विक्रांत को इकट्ठा किया। वे अवशेषों और हथियारों से सजी एक ऊंची कोठरी में खड़े थे। अभिराज ने झिलमिलाते क्रिस्टल का एक छोटा ढेर उनके हाथों में रखा। ये तुम्हें वॉरियर क्षेत्र में टूटने में मदद करेंगे, उसने चुपचाप कहा। तुम पर्याप्त प्रयास के साथ महागुरु स्तर तक भी पहुंच सकते हो। विक्रांत के हाथ कांप उठे जब उसने उपहार स्वीकार किया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन अभिराज ने एक हाथ उठाया। सुनो, उसने कहा, एक बार जब तुम महागुरु क्षेत्र को छू लेते हो, तो अपनी खेती में जल्दबाजी मत करना। तुम्हें कौशल को समझने की जरूरत होगी, इसलिए अपना समय लो। रोशनी ने सिर हिलाया, उसकी आंखें गंभीर थीं। बाद में, विक्रांत एक मिशन पर शहर छोड़ गया। अभिराज ने उसे प्रतिभाशाली लोगों की तलाश के लिए दुनिया में खोजने के लिए कहा था। गठबंधन के पास कई अनुबंधित प्रतिभागी थे, लेकिन अधिकांश केवल पुरस्कारों के प्रति वफादार थे। अभिराज कुछ अलग बनाना चाहता था, एक ऐसी शक्ति जो उसके साथ खड़ी रहेगी चाहे कुछ भी हो। जबकि दुनिया पुनर्निर्माण में व्यस्त थी, अभिराज ने अपनी ताकत को बढ़ते हुए महसूस किया। केवल 3 दिनों में उसकी विशेषताएं 8 गुना बढ़ गई थीं। स्थिति पैनल, मास्टर अभिराज। काया 93 अरब, आत्मा 93 अरब, प्रतिभा अनंत बोध 42 दिन शेष। उसका शरीर अब इतना शक्तिशाली था कि वह एक ही मुक्के से एक शहर को समतल कर सकता था। कोई तकनीक नहीं, कोई कौशल नहीं, बस कच्ची शक्ति। वह जानता था कि वह स्थिर नहीं रह सकता। अब सम्राट स्तर में टूटने का समय था। उसके बाद वह नियमों को समझना शुरू कर देगा। अगर वह ब्रह्मांड की सच्ची शक्तियों के साथ समान आधार पर खड़ा होना चाहता था, तो उसे जल्द से जल्द एक ग्रह शक्ति केंद्र बनना होगा। वह एकांत में पीछे हटने ही वाला था जब उसका दिमाग अचानक धड़क उठा। उसके मानसिक क्षेत्र ने, जो एक सुरक्षात्मक खोल की तरह पृथ्वी पर फैला हुआ था, एक ऐसे दबाव को महसूस किया जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने इसे तुरंत वापस ले लिया। उसके सिर में दर्द फूट पड़ा। उसकी दृष्टि काली पड़ गई और कुछ सेकंड के लिए उसने सोचा कि वह बेहोश हो जाएगा। उसका पुनर्जीवन जल्दी से काम किया, उसके दिमाग में फटी हुई नसों को ठीक किया। लेकिन उसका दिल अभी भी तेज दौड़ रहा था। वह क्या था? उसने सोचा, मैंने उस शक्ति का केवल एक अंश महसूस किया और इसने लगभग मुझे मार डाला। वह चीज, वह एक विचार से पूरे सौर मंडल को मिटा सकती थी। उसने निगला, उसका गला सूख गया। दूत यहाँ है। और फिर, बिना किसी चेतावनी के, एक आदमी उसके सामने दिखाई दिया। वह आकृति एक भव्य युद्ध सूट पहने हुए थी जो बदलती प्रतीकों के साथ चमक रहा था। उसके पीछे 3 और लोग खड़े थे, हर कोई एक शांत भयानक शक्ति विकीर्ण कर रहा था। अभिराज के घुटने लगभग झुक गए। सामने वाले आदमी ने शांत, जिज्ञासु आंखों से उसका अध्ययन किया। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेल रही थी। अभिराज के कान में पुष्पक की आवाज एक सायरन की तरह चिल्लाई। बॉस, यह आदमी मेरे गुरु से भी ज्यादा भयानक है। अगर वह हमला करता है, शायद आकाशगंगा भी गायब हो जाएगी। अजनबी ने अपना सिर झुकाया और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। ओह, उसने बुदबुदाया, जैसे खुद से बात कर रहा हो। एक छोटा एआई, 10वीं पीढ़ी, लगभग 11वीं। क्या आश्चर्य है। अभिराज की पीठ ठंडे पसीने में भीगी हुई थी। उसने खुद को अपनी ठोड़ी उठाने और आदमी की निगाह से मिलने के लिए मजबूर किया। अजनबी मजेदार लग रहा था। मैं अक्षत ग्रे हूं, उसने एकदम सही हिंदी में कहा। आदिम गठबंधन का एक दूत। बच्चे, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी अभी एक अविश्वसनीय मानसिक ऊर्जा महसूस की, इसलिए मैं सीधे तुम्हारे पास आया।
तुम एक बहुत ही दिलचस्प साथी हो। अभिराज ने अपने दिल को अपनी पसलियों से टकराते हुए महसूस किया। उसने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, हालांकि उसका चेहरा कठोर था। आपसे मिलकर सम्मान हुआ, उसने फटी हुई आवाज में कहा। मैं अभिराज हंट हूँ। कृपया मेरे साथ आइए। और जैसे ही वह उन्हें नेतृत्व करने के लिए मुड़ा, वह जानता था कि भव्य मंच का द्वारपाल यहाँ था, उसे बस उस पर कदम रखने की जरूरत थी। आप इस कहानी के बारे में या अक्षत ग्रे के आने के बाद आगे क्या होता है, इस बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? ये थी आज की कहानी नॉवल ऑफ वर्ल्ड से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।